तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, जॉन कहती है कि वो सुपिंग के साथ जाना चाहेगी। यहाँ पे सभी लोग सुपिंग को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये देखते हुए एल्डर भाई कह रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो हमसे आगे निकल गया है। ये कहते हुए वो हंस रहे होते हैं। तभी वो प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि ये कौन है? आखिर तुम इसके बारे में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हो जियाओ झोंग? आखिर इसमें इतना खास क्या है? तो ये सुनते हुए झोंग से कह रही होती है, बॉस ज़ुकोंग ने कई बार मेरे हार्ड टाइम में मेरी मदद की और मेरे सारे रिसर्च मटेरियल और फंड उनके जरिए ही डोनेट किया गया है और उनके बिना मैं आज यहाँ पे कभी नहीं आ पाती। तो मेरे लिए वो बहुत ही ऊपर है और इसलिए मैं उनके साथ जाना चाहूंगी। ये सब देखते हुए वो दो बंदे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं, क्या ये वही आदमी नहीं है? तो बाकी के लोग कह रहे होते हैं, पर्पल ब्लड है वाले ड्रैगन की प्रोजेक्ट में यूज किए जाने वाली ये मटेरियल्स ये तो बहुत ही पहले गायब हो चुकी थी। तो आखिर इस आदमी ने उन मटेरियल को इसे कैसे दिया? उसने ये सब कैसे किया? दूसरी तरफ सुपिंग कह रहा होता है, मैं जल्दी यहाँ से जाने वाला हूँ, तो क्या फिर भी तुम मुझे फॉलो करना चाहोगे? तो झोंग कह रही होती है, जब तक मैं बॉस ज़ुकोंग की सेवा कर सकती हूँ तब तक मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं जाऊंगी। ये देख के प्रिंसिपल काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो कह रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रीडिंग सेंचुरी और एक 8 ईयर बेस सिटी के रूप में हमारी हॉलीलाइट बेस सिटी ब्रीडर्स के ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल इन्वायरमेंट है। तो क्या तुम उसे हमसे दूर ले जाने वाले हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसके साथ ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, हम इसे ऐसे ही तुम्हें नहीं जाने नहीं दे सकते। तो जॉन कह रही होती है, प्रिंसिपल आप हमें हमेशा सिखाते हैं कि हजारों मील ट्रेवल करना हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। और हालांकि हॉलीलाइट ब्रीडिंग सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी भी वेरियस एक्सोटिक ट्रेनिंग और कई सारे ब्रीडिंग मेथड ऐसे हैं जो कि यहाँ पे नहीं सिखाए जाते हैं। दैट ट्रेनिंग मेथड जिसमें बॉस ज़ुकोंग ने महारत हासिल की है और ये बस एक एग्जाम्पल है। तो ये सुनते हुए सभी लोग कह रहे थे कि क्या दैट ट्रेनिंग मेथड? मैंने तो कभी इसके बारे में सुना नहीं है, क्या ये कोई फ्रॉड है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, ऐसे टैलेंट को खोना ये बहुत ही ज्यादा लॉस होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो प्रिंसिपल चिल्लाते हुए कह रहे होते, क्या सच में? लेकिन हम तुम्हें इतनी आसानी से कैसे दूर ले जाने दे सकते हैं? और सिर्फ एक टॉप बेस्ट इंस्ट्रक्टर ही झोंगलिंगडोंग के मास्टर बनने के लायक है, तो इसलिए तुम मुझे चैलेंज करो और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम मुझसे कहीं पर भी ले जा सकते हो। तो ये सुनते हुए सुमी कह रहा होता है, एल्डर भाई इंस्ट्रक्टर शी क्या तुम लोग मेरे लिए कुछ बोलने नहीं वाले हो? तो ये सुनते हुए इंस्ट्रक्टर शी हंसने लगते हैं। जहाँ पे वो दोनों कह रहे होते, दरअसल हम आपके कुछ रियल स्किल को देखना चाहते हैं और हम दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड है। देखते हुए सुमी कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, लेकिन मैं किसी ऐसी चीज के लिए फाइट नहीं करूंगा, मुझे कुछ चाहिए। जो कि सुनते प्रिंसिपल कह रहा होता है कि क्या तुम और क्या चाहते हो? तो सुबिन कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस मैच के लिए ये चाहता हूँ कि इसका ब्रॉडकास्ट पूरा का पूरा सिटी देखे और इसी के साथ वो उड़ते हुए आगे बढ़ता है। जो कि देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं, उस इंसान को ऐसे उतरते हुए देख ऐसा लगता है कि जैसे वो इनविजिबल सीढ़ी उतर रहा हो। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या तुम पागल हो? ये एक एरियल मास्टरी है, एस्ट्रल पावर मैनिपुलेशन का ऐसा लेवल जो कि सिर्फ सुप्रीम टियर ही कर सकता है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या हे भगवान, क्या ये एक सुप्रीम टियर का है? ये देखते हुए प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, हाँ कोई बात नहीं, मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि पूरी की पूरी सिटी हमारे स्कूल में जन्मी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को देखे। तो चलो मेरे पीछे आओ। इंस्ट्रक्टर कंपटीशन के वेन्यू पर हमारे पास एक प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट है और इसी के साथ ब्रॉडकास्ट लाइव हो जाता है। जहाँ पे सभी लोग सुपिंग को देखते हुए कह रहे होते हैं, आखिर ये बंदा है कौन और क्या वो सच में हेवल ड्रैगन अकेडमी के हेड को चैलेंज देने का हिम्मत करता है? आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये चैलेंजर कुछ फीमेल लगता है, ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं पर देखा है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सुबिंग से कह रहे होते हैं, तो चलो जीत या हार का निपटारा एक बीस्ट ढोल से करते हैं। यहाँ पे कई सारे बीस्ट है और तुम्हें एक को चुनना है। जो कि सुनते हुए सुबिंग कह रहा होता है, ठीक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे बीस्ट होते हैं जो कि काफी ज्यादा खूंखार होते हैं। जहाँ पे एक बीस्ट चिल्ला रहा होता है, जो कि देखते एक बंदा कह रहा होता है, देखो ये बीस्ट ये तो चिल्ला रहा है, ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। क्या उनकी ये कंपटीशन के लिए ऐसे डेंजरस क्रीचर को बाहर निकालना क्या ये सच में अच्छा रहेगा? दूसरी तरफ वो प्रिंसिपल ऐसे भी कह रहे होते हैं, हमारे स्कूल में 9 टियर के पेट बीस्ट है जो कि काफी ज्यादा भयानक है और अगर उन्हें संभालना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड है तो तुम कुछ लो लेवल के पेट बीस्ट को भी चुन सकते हो। और हाँ, लाइव ब्रॉडकास्ट के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है लिटिल ब्रदर। तो कह रहा होता है, तुम्हारे काइंडनेस के लिए थैंक यू। और ये कहते ही वो उन पेट्स के पास जाता है, जहाँ पे वो उन्हें देखते हुए कह रहा होता है, लेकिन ये सभी तो पहले से ही अच्छे हैं। और इसी के साथ वो अपनी पावर का यूज करता है, जिसे देखते सारे के सारे पेट डर के मारे कांपने लगते हैं, घबराते हुए उसके सामने झुक जाते हैं। जहाँ पे सुबह एक पेट को देखता है और कहता है, तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें चुनता हूँ। तो ये देखते वो जो बीस्ट
होता है, यानी कि द आयरन क्लैड आइसलैंड बीस्ट, वो उसकी बात मानने लगता है। ये देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये उसकी ऑर्डर मान रहा है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है वो एक उंगली उठाए बिना ही 90 ईयर के वाइल्ड बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। तो और एक बंदा कहता है हे भगवान, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वो बीस्ट टीम मास्टरी के हाईएस्ट फील्ड में है? दूसरी तरफ ये देखते हुए वो एल्डर कह रहे होते हैं न केवल टीम करना बल्कि भले ही उसने स्कूल के पावरफुल बीस्ट के ग्रुप में किसी को चुना हो, लेकिन अलग अलग तरीके के बीस्ट में अलग अलग एबिलिटी होती है और उसने एक ही नजर में इस ग्रुप में सबसे हाईएस्ट बीस्ट को चुन लिया है। तो वो एंकर कह रही होती है इनक्रेडिबल। एक्सपर्ट के बीच इतनी छोटी छोटी बातों से फाइट शुरू हो जाती है। ये देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। दूसरी तरफ वो प्रिंसिपल कह रहे होते हैं तो तुमने ये चुना है आयरन क्लैड आइसलैंड बीस्ट, हो सकता है इसमें हाई एप्टीट्यूड हो, लेकिन मेरे इस ब्लेजिंग फायर स्पिरिट ड्रैगन को कम नहीं आंका जा सकता। और ये कहते ही वो एक ड्रैगन को चुनता है जहाँ पे वो उसे राइज करता है। देखते ही वो एंकर कह रही होती है आइस क्लैड आइसलैंड बीस्ट के अगेंस्ट एक ब्लेजिंग फायर स्पिरिट ड्रैगन का यूज करना, ये तो बर्फ और आग के बीच एक मुकाबला है, लेकिन एक फायर टाइप बीस्ट को चुनना जो कि आइस के खिलाफ कमजोर है, जबकि तुम्हारे ओपोनेंट ने पहले से ही आइस टाइप बीस्ट चुना है, ये थोड़ा सा अजीब लगता है ना? तो एल्डर भाई कह रहे होते हैं बिल्कुल नहीं, ड्रैगन की ये टेक्निक ये काफी ज्यादा पावरफुल है जो कि आइस टाइप बीस्ट को भी हरा सकता है, और इसका पावरफुल और डोमिनियरिंग ड्रैगन ब्लड लाइन इसके बीच के डिफरेंस की भरपाई कर देता है। और अगर इसे ठीक से ट्रेन किया जाए तो ये आसानी से आयरन क्लैड आइसलैंड बीस्ट को हरा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ड्रैगन टाइप बीस्ट हेवनली ड्रैगन एकेडमी की स्पेशलिटी है द ड्रैगन हिप्नोसिस और सोल अवेकनिंग टेक्निक ने हमारे एसोसिएशन के कई एक्सपर्ट को इम्प्रेस किया है। दूसरी तरफ वो प्रिंसिपल ऐसे भी कह रहे होते हैं वाह वाइस प्रेसिडेंट, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, मुझे पता था कि वाइस प्रेसिडेंट की नजरों से कुछ भी नहीं बच सकता, और मैंने ये प्लान किया था कि मैं शुरू से जॉन्गलिंगडोंग को ये ड्रैगन हिप्नोसिस और सोल अवेकनिंग टेक्निक को सिखाऊंगा जब वो मेरे डिसेबल बन जाएगी। लेकिन लिटिल ब्रदर, मैं अभी तुम्हें इसका एक्सपीरियंस दूंगा। और ये कहते ही वो एक छोटा सा थैली बाहर निकलता है जिससे सेंटिनियल ड्रैगन बोन्स बाहर निकलते हैं, और इसी के साथ वो उसे रिफाइन कर देता है। ये देखती वो एंकर कह रही होती है ड्रैगन की बोन्स में एक ड्रैगन के सोल की अपीयरेंस, ये तो अनबिलीवेबल है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो इंस्ट्रक्टर्स कह रहे होते हैं ये 100 साल पुरानी ड्रैगन बोन्स प्रीसियस ट्रेजर है और ये एक रेयर चीज है जो कि हर यूज के साथ कम होते हैं। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है लगता है वो लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो और एक बंदा कह रहा होता है लगता है जॉन्गलिंगडोंग के लिए ये कुछ भी करेंगे। और जब से हमने प्रिंसिपल को पूरी तरीके से बाहर जाते हुए देखा है तब से आखिर कितना टाइम हो गया है, लगता है ये काफी ज्यादा दूर जाने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो प्रिंसिपल उस ड्रैगन की सोल अवेकनिंग करते हैं। ये देखते हुए बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक है, मैं सोच भी नहीं सकता कि इन दोनों बीच का डुअल कितना ज्यादा भयानक होगा। और हाँ, वैसे दूसरी तरफ कोई हलचल क्यों नहीं हुई, आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुपिंग उस बीस्ट को ग्रास खिला रहा होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है इसे धीरे धीरे खाओ। ये देखते वो एंकर कह रही होती है कि क्या पार्टिसिपेंट ज़ूकोंग ने अपने पेट बीस्ट को ढेर सारी बुद्धास हट ग्रास खिला रहा है, आखिर वो करना क्या चाहता है? और हाँ, ये बुद्धा हर्ट ग्रास एक ऐसी हर्ब है जो कि किसी भी क्रीचर की इंटेलिजेंस को थोड़ा सा बढ़ा देता है, लेकिन आखिर ये करके वो क्या उम्मीद कर रहा है? क्या ये आयरन क्लैड आइसलैंड बीस्ट मौके पर ही कोई नई स्किल पा सकेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। दूसरी तरफ सुपिंग कह रहा होता है लगता है ये काफी है ना? और इसी के साथ वो उसके ऊपर थंडर पार्ट इनग्रेव करता है जिससे कि आसमान में बिजली चमकने लगती है, मतलब पूरा का पूरा वेदर ही चेंज हो जाता है। ये देखते हुए एंकर कह रही होती है कि क्या आखिर ये क्या हो रहा है? अभी तो चारों ओर धूप थी, लेकिन ये बादल और बिजली कैसे चमक रही है? ये सब क्या हो रहा है? दूसरी तरफ ये देखते हुए एल्डर भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि क्या ये हॉली स्पिरिट कैपिटल है? लगता है कि सुपिंग अपने आयरन क्लैड आइसलैंड बीच पे 1000 पाथ 766,000 फीलिंग शैडो को इनग्रेव करता है जिससे कि वो उसे इवॉल्व कर देता है। जहाँ पे सुपिंग कह रहा होता है मेरा काम अब पूरा हो चुका है। ये देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं कि क्या आखिर ये सब क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या ये इतनी जल्दी हो चुका है? तो अभी वो एंकर कह रही होती है क्या पार्टिसिपेंट सुन सचमुच अपनी ट्रेनिंग इतनी जल्दी फिनिश कर ली है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लेजिंग फायर स्पिरिट ड्रैगन और द आयरन क्लैड आइसलैंड बीस्ट दोनों ही फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। जो कि देखते हुए वो एंकर कह रही होती है ऐसा लगता है कि दोनों साइड ने ही अपने अपने बीस्ट को टेम कर लिया है और इसकी स्पीड लगभग एक ही जैसी थी। ये सब देखते हुए वहाँ के सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो काफी ज्यादा तेज था, लेकिन आखिर वो आयरन क्लैड आइसलैंड बीस्ट थोड़ा सा भी चेंज क्यों नहीं हुआ? आखिर उसके साथ क्या हुआ है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे लगता है कि उस यंग ट्रेनर का कल्टीवेशन लेवल
बिल्कुल ऑर्डिनरी है, तो इसी वजह से उस बीस्ट का कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो और एक बंदा कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि इस यंग मैन के पास कुछ तो होगा, नहीं तो वो इतनी इजीली ट्रेनिंग मास्टर नहीं बन सकता, तुम जानते ही हो। तो और एक बंदा कह रहा होता है, एक्सपीरियंस या फिर स्किल चाहे कितनी भी क्यों ना हो, वो हमारे हेवनली ड्रैगन एकेडमी के ओल्ड प्रिंसिपल को नहीं हरा सकता। तो और एक बंदा कह रहा होता है, लेकिन सच में अगर वो आयरनक्लाड आइसलैंड बीस्ट को इवॉल्व करता है तो शायद उसके पास विनिंग के चांसेस हो सकती है। दूसरी तरफ ये देखते हुए एल्डर भाई मन ही मन कह रहे होते हैं, उसने जो थंडर समन किया था वो ऑर्डिनरी नहीं था, ये कुछ ऐसे एलिमेंट के क्लोज था जो कि थंडर का ओरिजिन है। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो कि हॉली स्पिरिट बीस्ट इंस्ट्रक्टर के लिए क्वालिफाई है, और सिर्फ वही इस एलिमेंट के ओरिजिन को यूज कर सकते हैं। सुपिंग, मुझे लगा था कि तुम हॉली स्पिरिट से काफी ज्यादा दूर हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली तुम उससे भी आगे निकल गए हो। ठीक है साहब, हम देखते हैं कि दोनों ही फाइट के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पे वो एंकर कह रही होती है, अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट आने वाला है, द बीस्ट बैटल। तो इसलिए फर्स्ट राउंड अभी शुरू होती है, और जैसे फर्स्ट राउंड शुरू होती है वैसे ही वो स्पिरिट ड्रैगन अपना अटैक कर देता है, लेकिन आयरनक्लाड बीस्ट बहुत ही इजीली उसके अटैक को काउंटर कर लेता है, बट वो ड्रैगन उस पर अटैक करते जाता है, जो कि देखते हुए वो एंकर कह रही होती है, द ब्लेजिंग फायर स्पिरिट ड्रैगन ने सबसे पहले ही अपना कब्जा बना लिया है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। उसने सबसे पहले 8th टियर के बीस्ट स्किल ब्लेजिंग फायर स्टॉर्म को यूज किया और चारों तरफ उसे आग से लपेट दिया, और इसी वजह से पहले से ही इस फील्ड की टेम्परेचर 600 डिग्री तक पहुंच चुकी है, और अगर आयरनक्लाड बीस्ट कोई भी कदम नहीं उठाता है तो मुझे डर है कि वो यहाँ पे मर जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है वो अपने ड्रैगन ब्रीथ इन्फर्नो स्लैश का यूज करता है और उस पर काफी तेजी से अटैक करता है। ये देखते हुए वो एंकर कह रही होती, वाह इतना तेज अटैक, ये 9th टियर बीस्ट स्किल ड्रैगन की ब्रीथ इन्फर्नो स्लैश है, और इस अटैक से उस बीस्ट का बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, लगता है ये खत्म हो चुका है। ये देखते सभी लोग कह रहे होते हैं, इसकी अटैक की स्पीड काफी ज्यादा तेज है, और सेकंड मूव ये तो पूरा डेडली मूव था, और ऐसा लगता है कि वो जीत चुका है। तो और एक बंदा कह रहा होता है, तुम जानते हो एक्सपीरियंस बैटल में सबसे ज्यादा काम आता है। दूसरी तरफ ये देखते प्रिंसिपल हंस रहे होते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं, देखो जियाओ झोंग, बहुत से लोग सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है तो बेहतर यही होगा कि तुम इसकी वैल्यू करो। तो ये देखते झोंग कह रही होती है, प्रिंसिपल ऐसा लगता है कि ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कि देखते हो प्रिंसिपल काफी ज्यादा रन होते हैं, और तभी वो देखते हैं कि वो जो आयरनक्लाड बीस्ट था वो एक इल्यूजन था। इसी के साथ वहाँ से वो आयरनक्लाड बीस्ट गायब हो जाता है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा रन होता है, और कह रहा होता है क्या वो आयरनक्लाड आइसलैंड बीस्ट क्या वो गायब हो चुका है? तभी सुपिंग कह रहा होता है, बिल्कुल नहीं, वो यहीं पर ही है। और तभी वो जो बीस्ट होता है वो अपने अटैक से उस फायर को हटा देता है, जो कि देखते हुए वो एंकर कह रही होती है, आखिर ये चल क्या रहा है? अचानक से पूरे के पूरे मैदान में ऐसी अजीब सी हवा क्यों चल रही है? यहाँ तक इसने उस आग को भी सीधे खत्म कर दिया। दूसरी तरफ ये देखते हुए प्रिंसिपल अपने 9th टियर विजुअल इनहेंसमेंट का यूज करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो? आयरनक्लाड आइसलैंड बीस्ट की ऑरा साफ रूप से अभी भी मैदान में है, और तुम मेरी नजरों से बच नहीं सकते। लेकिन तभी वो ये देखते हुए काफी ज्यादा रन होता है, जो कि देखते हुए एंकर कह रही होती है, क्या आखिर प्रिंसिपल ने क्या देखा है? अभी ये देखते हुए एल्डर भाई हंस रहे होते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते, सच में प्रिंसिपल की आंखों से कुछ भी नहीं बच सकता, और वैसे जल्दी से हाई स्पीड कैमरा पर स्विच करो, क्या तुम समझ चुके हो? तो ये सुनते हुए एंकर कह रही होती है, क्या ठीक है मैं समझ गई, मैं अभी डायरेक्टर को स्विच करने के लिए कहती हूँ। और इसी के साथ वो हाई स्पीड कैमरे को स्विच करती है, जहाँ पे सभी लोग ये ब्रॉडकास्ट देखते हुए काफी ज्यादा रन होते हैं। जहाँ पे वो देखते हैं कि वो जो आयरनक्लाड बीस्ट है वो काफी तेजी से उस फील्ड के चारों ओर घूम रहा होता है, जो कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहे होते हैं, क्या ये आयरनक्लाड आइसलैंड बीस्ट क्या ये उड़ रहा है? यहाँ तक कि अल्ट्रा हाई स्पीड कैमरे पर स्विच करने पर भी हम आयरनक्लाड आइसलैंड बीस्ट को पूरी तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, आखिर ये क्या है? ये देखते बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं, इसकी प्रेशर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, और इससे एक हाई स्पीड मूवमेंट जनरेट हो रही है। तो और एक बंदा कह रहा होता है, आखिर ये कैसी डिवाइन स्पीड है? ये बहुत ही ज्यादा डरावना है, क्या ये यंग बीस्ट इंस्ट्रक्टर की स्ट्रेंथ है? तभी हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है उसके सींग टूट चुके होते हैं, इससे कि वो ड्रैगन घबराने लगता है। ये देखते हुए प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं, क्या मेरा ट्रेंड ब्लेजिंग फायर स्पिरिट ड्रैगन अब लड़ने से डर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुपिंग कह रहा होता है, क्या तुम इसे और आगे बढ़ाना चाहते हो? और तभी वो चुटकी बजाते हुए आयरनक्लाड को रोक देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो अपने पंजे को उस ड्रैगन के गले पर रख देता है, जिससे कि वो ड्रैगन घबराने लगता है। ये देखते हुए प्रिंसिपल अपने घुटनों पे आ जाते हैं और कह रहे होते हैं, ये डिफेंस ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे मेरा जीतने का कोई भी चांस नहीं है, मैं हार मानता हूँ।
ये देखते हुए वो एंकर कह रही होती है, अनबिलीवेबल, ऐसी ओवरवेलमिंग सुपरियरिटी के साथ आयरन क्लैड आइसलैंड बीस्ट इस मैच को जीत चुका है और इस बैटल का विनर पार्टिसिपेंट ज़ुक्वांग है। तभी उसे रोकते हुए प्रिंसिपल बाई कह रहे होते हैं, गलत, उसका नाम ज़ुक्वांग नहीं है, वो लॉन्गजियांग बेस सिटी के हेल से है और इसका नाम सुपिंग है। जो कि सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या ये वही सुपिंग है जो कि लॉन्गजियांग बेस सिटी से है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ऐसी अफवाह है कि उसने स्टेरी स्काई ऑर्गेनाइजेशन का सामना किया था। तो और एक बंदा कह रहा होता है, वो तो कम से कम एक लेजेंडरी टियर का होना चाहिए, है ना? लेकिन इसे देखो, ये तो काफी ज्यादा यंग है। वाकई में ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। इसी के साथ उसकी ट्रेनिंग टेक्निक ये भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है और मैंने सुनी है कि उसका स्टोर ट्रेनिंग फील्ड में क्वालिटी और स्पीड दोनों ही ऑफर करता है और ऐसा लगता है कि वो रूमर्स वो सच है। तो कुछ लोग कह रहे होते हैं, हालांकि प्रिंसिपल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी सुपिंग का कोई भी मुकाबला नहीं है। बैटल और नर्चरिंग दोनों में ही उसकी स्किल काफी ज्यादा बढ़िया है, तो इसमें कोई भी शक नहीं कि वो जोंगलिंगडोंग का मास्टर बनने के लिए एकदम सही चॉइस है। तो ये देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे जोंग की फ्रेंड कह रही होती है, वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा आदमी होगा। तो वो सीनियर कह रहा होता है, मैं पहले से ही जानता था ये कोई साधारण इंसान नहीं है। तो अभी हमें सिस्टम दिखाया जाता है जहाँ पे इस सिटी में उसकी रेपुटेशन 100 हो जाती है, जहाँ पे उसे केओस स्पिट पुल 50% ऑफ कूपन मिलता है। देखते सुपिंग कह रहा था, वाह, ये तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है। तभी प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं, द लेजेंडरी सुपिंग, मैं लंबा टाइम से तुम्हारे नाम की तारीफ कर रहा हूँ और मैं अपने हार को देखते हुए पूरी तरीके से श्योर हो चुका हूँ कि ये तुम ही हो। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके जरिए ट्रेनिंग टेक्निक में यूज की जाने वाले टेक्निक का नाम क्या है और आखिर आपने इसे कहाँ से सीखा? क्या आप मुझे कोई सजेशन दे सकते हैं? तो ये सुनते हुए वो एंकर कह रही होती है, वाह, प्रिंसिपल तो भी बहुत ही ज्यादा नरम हो रहे हैं, लेकिन सीक्रेट टेक्निक इतनी आसानी से शेयर नहीं की जा सकती, क्या तुम जानते हो? तो अभी सुपिंग कह रहा होता है, उस टेक्निक को लाइटनिंग पाथ मार्क कहा जाता है और ये कुछ ऐसा है जो कि मुझे अपने दम पर समझ आया था, लेकिन मैं अभी तक इसमें पूरी तरीके से मास्टर नहीं हो पाया। और हाँ, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये किसी को भी शेयर करना फिलहाल के लिए इम्पॉसिबल है। तो ये सुनते हुए वो प्रिंसिपल कह रहा होता है, अच्छा, ये तो कितनी ज्यादा दुख की बात है। अगर ऐसी मैकलेस ट्रेनिंग टेक्निक पॉपुलर हो जाए तो शायद ये पूरे के पूरे विश ट्रेनिंग वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। तो सुपिंग कह रहा होता है, तुम्हें मुझे ये बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक बार जब मुझे लाइटनिंग पाथ समझ में आ जाएगी तो मैं इसे शेयर करने का प्लान बना रहा हूँ। ये सुनते हुए सारे के सारे इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं, क्या वो सच में अपनी सीक्रेट टेक्निक को शेयर करने वाला है? वाकई में ये काफी ज्यादा अच्छा है और ये जैसे रिलीज होता है तो मैं जरूर इसे सपोर्ट करूंगा। तो और एक इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है, भले ही इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं लेजेंडरी सुपिंग की मास्टरपीस खरीदने के लिए तैयार हूँ। तभी सुपिंग कह रहा होता है, नहीं, मैं इस टेक्निक को बेचने का प्लान नहीं बना रहा हूँ, टाइम आने पर मैं इसे फ्री में ऑनलाइन पे शेयर करूंगा। जो कि सुनते हुए सारे इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या इतनी अच्छी चीज को फ्री में शेयर करोगे? तो सुपिंग कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सच में तुम लोगों के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है, ताकि सभी लोग एडवांस ट्रेनिंग टेक्निक को सीख सके। ये सुनते ही वो सीनियर हो रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, वाह, वो तो हमारे बारे में भूला नहीं, सच में बॉस सुपिंग, ये तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, मैं सच में उन्हें आखिर तक फॉलो करूंगा। जहाँ पे वो जो दूसरी लड़की होती है वो जोंग से कह रही होती है, उनके जैसे ग्रेट टीचर से मिलना ये तो लक की बात है। जोंग, जाओ और मास्टर को रिस्पेक्ट दो, उन्हें इंतजार मत कराओ। तो ये सुनते हुए जोंग कह रही होती है, हाँ मैं जा रही हूँ, तुम लोग भी अपना ध्यान रखना। तो वो उससे कह रही होती है, हाँ चिंता मत करो, वैसे भी मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि कई सारे मास्टर्स पहले से ही मुझे कांटेक्ट कर चुके हैं। तभी वो पे एल्डर भाई आते हैं और कह रहे होते हैं, जोंगलिंगडोंग, अपने घुटनों पे बैठ जाओ और मास्टर डिसाइपल रिचुअल को परफॉर्म करो। इसी के साथ वो उसे वो टी देता है और कह रहा होता है, अब से अपने मास्टर की ऐसी सेवा करो जैसे कि मानो वो तुम्हारे डैड हो, उनके डेली नीड्स को ध्यान से पूरा करो। तो ये सुनते हुए जोंग कह रही होती है, मैं समझ चुकी हूँ और मैं वाइस प्रेसिडेंट भाई की टीचिंग को फॉलो करूंगी। वो उस टी को ले ही रही होती कि तभी सुपिंग उस टी को ले लेता है और कह रहा होता है, इस फॉर्मेलिटीज की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे मेरी उम्र जोंग से ज्यादा नहीं है। और जब उसने दूसरों को मना कर दिया तो उसने पहले ही अपना डिसीजन लेके ये साफ कर दिया था और इसके अलावा मेरे पास अपने हाथ पैर है तो मैं अपनी सेवा खुद कर सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे किसी और की सर्व की जरूरत क्यों होगी। तो उसे देखते हुए एल्डर भाई कह रहे होते हैं, हाँ लेकिन एक दिन का टीचर भी जिंदगी भर का एक फादर होता है और ये एक रिचुअल है, हमें इस नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये सुनते हुए सुपिंग उसे पी लेता है और कहता है, वाह ये तो कितना कॉन्फिडेंस है और हाँ मेरे रूल्स ओल्ड तरीकों पर टिके रहना नहीं है, तो इसलिए जोंगलिंगडोंग को आज मेरे सामने घुटने टेकने की कोई भी जरूरत नहीं है, आए फ्यूचर में उसे मेरे सामने घुटने टेकने की जरूरत होगी। ये कहते ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, जब तुम मेरे साथ होते हो तो तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना होता है
और वो ये है कि तुम वही करो जिसमें तुम बेस्ट हो, जब तक कि तुम अपने फील्ड में अनपैरेल्ड नहीं हो जाते। तो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए तुम्हारे में हिम्मत है? तो ये सुनते हुए वो आगे बढ़ती है और कह रही होती है हाँ बिल्कुल। ये देखते हुए एल्डर भाई कह रहे होते हैं तो फिर ठीक है, तुम अपना रास्ता देखो। तभी सुपिंग कह रहे होते हैं अरे हाँ वाइस प्रेसिडेंट, एक और बात है, झोंगे की मदद से मुझे अपनी लाइटनिंग पाथ को डिकोड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी के साथ हम साथ मिलकर एंशिएंट ट्रेनिंग टेक्निक को भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। वे सुनते हुए एल्डर भाई कह रहे होते हैं तुम कमीने, तुम बस अपनी अवेकनिंग टेक्निक को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीखना चाहते हो, है ना? तो सुपिंग कह रहा होता है तुम तो मुझे अच्छी तरीके से जानते हो एल्डर भाई। तो एल्डर भाई कह रहे होते हैं इसके बारे में सोचो भी मत, जब तक तुम अपना इनफ थेसिस पूरा कर लो तो वापस आ जाना। तो सुपिंग कह रहा होता है ये कमीना बूढ़ा आदमी, चलो ठीक है मैं वापस आ जाऊंगा। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि उनके सामने झुकते हुए कह रहा होता है रिपोर्ट वाइस प्रेसिडेंट, आपकी भेजी गई पोइनियर इन्वेस्टिगेशन टीम वापस सिटी में लौट आई है। जो कि सुनते हुए एल्डर भाई कह रहे होते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो वो लोग कितने लोग वापस आए हैं? तो आदमी कह रहा होता है पूरी की पूरी टीम वापस आ चुकी है, जहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आई है। ये देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है क्या एल्डर भाई आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या कोई दिक्कत है? तो एल्डर भाई कह रहे होते हैं इस पोइनियर टीम का कांटेक्ट लॉस्ट हो चुका था और मैंने सोचा था कि ये सभी मारे गए थे, लेकिन ये रात की बात है कि ये सभी सेफली वापस आ चुके हैं। तो इस 20 इंस्ट्रक्टर कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद आज रात हमारी रिपोर्ट मीटिंग होगी, जिसमें वेस्टलैंड के इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट और स्ट्रेटेजीज पर चर्चा होगी, जहां हर एक बेस सिटी से स्ट्रॉन्गेस्ट लोग पार्टिसिपेंट लेंगे और वैसे भी तुम्हें वहाँ पे जरूर होना चाहिए। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। इसी के साथ रात हो जाती है, हमें 20 इंस्ट्रक्टर एसोसिएट हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भी हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं अरे क्या तुम्हें यहाँ पे आते हुए वाइस प्रेसिडेंट बाइक के जरिए बताई गई एनोमलीज का सामना करना पड़ा? तो ये सुनते हुए वो दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, बहुत से बीस्ट ऐसी जगह पर दिखाई देते हैं जहाँ पे उन्हें नहीं होना चाहिए, मानो जैसे कि वो किसी चीज से बच रहे हो। तो और एक बंदा कह रहा होता है क्या ये पॉसिबल है कि वो 4 किंग्स थे? तो उसका साथी कहता है मैं श्योर नहीं हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसा ना हो, और याद रखो कि 4 किंग्स के पास स्काई टियर पावर है जो कि लेजेंडरी लेवल के पिनाकल पर है, यहाँ तक कि पीक टावर को भी खड़े होने की कोई भी चांसेस नहीं है। तभी वहाँ पे एक आदमी सभी लोगों से कह रहा होता है द बेस इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन का डायरेक्ट पोनियर इन्वेस्टिगेशन टीम अभी रिजल्ट को रिपोर्ट करेगी। तो कई दिनों तक हमारी टीम की इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें 4 किंग्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये जो बंदा है ये पोनियर इन्वेस्टिगेशन टीम लीडर लियू गोंगचाओ है। उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या तो फिर उस वेस्टलैंड में जो एनोमली सिचुएशन हो रही थी उसके बारे में क्या है? तो और एक बंदा कह रहा होता है 4 किंग्स के बारे में कोई भी खबर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी और एक बंदा कह रहा होता है और हाँ आखिर तुमने कांटेक्ट कैसे लूज कर दिया था? तो ये सुनते हुए लियो एक स्टोन बाहर निकालता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है वो सब इसकी वजह से था। ये देखते ही वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये किस तरह का मिनरल है? तो लियो कह रहा होता है ये कोई ऑर्डिनरी स्टोन नहीं है, और इसी के साथ वो उस स्टोन को एक बीस्ट को खिलाता है, जिससे कि वो जो बीस्ट होता है वो इवॉल्व होना शुरू कर देता है और उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखते सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं उस अजीब से स्टोन को खाने के बाद वो 9th टियर लोअर ग्रेड सिल्वर वोल्फ अचानक से इवॉल्व होने लगा और उसकी कॉम्बैट पावर एक 9th टियर मिड ग्रेड तक पहुंच चुकी है। ये देखते हुए एल्डर भाई कह रहे होते हैं और एक बीस्ट बैटल के दौरान टेम्परेरी बूस्ट का उल्टा ये स्ट्रेंथ की परमानेंट एनहेंसमेंट है, जो कि सुनते ही वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या आमतौर पर 9th टियर लोअर ग्रेड से मिड ग्रेड तक जाने के लिए कम से कम 3 साल लग जाते हैं, है ना? तो लियो कह रहा होता बिल्कुल। तो अब तक आप सभी को डिस्टर्बेंस का कारण पता चल गया होगा, मतलब कि उस वेस्टलैंड में एक नई स्टेरी स्काई रिफ्ट अपीयर हुई है और इस रिफ्ट का दूसरा साइड इस तरह के एनर्जी क्रिस्टल वाले प्लेनेट की ओर ले जाती है, जहाँ इस रिफ्ट ने बहुत सारे फॉर्मिडेबल बीस्ट को अट्रैक्ट किया है और ये बीस्ट एक एवरेज बी ग्रेड बेस सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा डेंजरस साबित होते हैं। ये सुनते ही वो सभी लोग कह रहे होते हैं तो ऐसी बात है, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन टीम का कांटेक्ट टूट चुका था क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दूसरे रिफ्ट में घुस गए थे। तो और एक बंदा कह रहा होता है इन एनर्जी मिनरल्स की काफी ज्यादा वैल्यू है, तो इसलिए हमें इकट्ठा हो रहे इन बीस्ट को बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो और एक बंदा कह रहा था बिल्कुल, ये बीस्ट न केवल माइनिंग में हमारे बीच आ रहे हैं बल्कि आसपास के बेस सिटी की सुरक्षा के लिए भी ये खतरा है, तो इसलिए हमें रिफ्ट के आसपास एक बेस बनाना चाहिए। ये सुनते हुए लियो कह रहा होता है उन बीस्ट को खत्म करने के लिए हमारी टीम रिफ्ट की ओर जाने वाले एक छोटा सा रास्ता जानती है और इससे हमें एडवांटेज ये उस इलाके पर पहले से ही कब्जा करने की इजाजत मिल जाएगी। हालांकि हमें असिस्टेंस के लिए कुछ हाई पावर्ड इलाइट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये सुनते हुए उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि क्या हाई पावर्ड इलाइट्स? लगता है हमारे पास यही पर ही एक परफेक्ट कैंडिडेट है, क्यों है ना ब्रदर सुपिंग? और जो भी देखते हैं कैप्टन लोग कह रहा होता है कि
क्या तुम्हें लगता है कि कोई यंग इंसान सच में से संभाल सकता है? मुझे नहीं लगता कि वो ये कर पाएगा। तो सुपिंग कह रहा होता है, मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले मिनरल्स और इंसेप्शन को कंज्यूम करने वाले बीस्ट को वहाँ पे भेजा जाए, और जब तक हम इन मिनरल्स के साइड इफेक्ट और पोटेंशियल को ठीक से जांच नहीं कर लेते तब तक हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए कैप्टन ल्यू कह रहे होते हैं, यंग मैन, हम बिना किसी एडवर्स रिएक्शन के कई दिनों से इन क्रिस्टलों का यूज कर रहे हैं और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो क्या हम उन्हें वापस लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते? क्या तुम पागल हो? तो उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर शक है, लेकिन कुछ दिन इसके लिए काफी नहीं है, इसके लिए कुछ महीने भी लग सकते हैं। तभी एल्डर भाई कह रहे होते हैं, ये सही है, हमें सिर्फ नई चीजों के पॉजिटिव पहलुओं को नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसके अलावा हमें नेगेटिविटी को भी देखना चाहिए। और इस बार मैं सुपिंग की बातों से काफी ज्यादा सहमत हूँ। तो ये सुनते हुए कैप्टन ल्यू उस क्रीचर को रखते हुए कह रहा होता है, एल्डर भाई, हमारा एसोसिएशन कब से यंग मैंस को कार्रवाई करने के लिए देता है? ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये सुनते हुए एल्डर भाई कह रहे होते हैं, जैसे जैसे यंग तेजी रिवर की नई लहरें आगे की ओर बढ़ती रहती है, वैसे ही ये जो यंग जनरेशन है ये ओल्ड जनरेशन से आगे निकल जाती है, और कभी कभी हमें यंग जनरेशन को भी चमकने का मौका देने की जरूरत होती है। क्या तुम सोच चुके हो? और इसके सामने 5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कह रहे होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, रिजल्ट आ चुके हैं, तो चलो मिनरल्स को एनर्जी क्रिस्टल के रूप में देखते हैं। और कई सारे टेस्ट के बाद इस एनर्जी क्रिस्टल में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं पाया गया है, और इसके साइड इफेक्ट भी ऑलमोस्ट 0 है, तो ऐसा लगता है कि इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देख के कैप्टन ल्यू कह रहा होता है, देखो, आखिरकार ऐसा मौका देना ये बस टाइम की बर्बादी थी। हम काफी समय से एसोसिएशन के लिए वाइल्डनेस को साफ कर रहे हैं, तो आखिर हमारा डिसीजन गलत कैसे हो सकता है? तो ये सुनते ही वहाँ के लोग कह रहे होते हैं, हाँ ब्रदर सुपिंग, इतना ज्यादा अमेचर होना ये काफी ज्यादा बेकार है। तो और एक बंदा कह रहा होता है, आखिरकार कैप्टन ल्यू इस फील्ड के प्रोफेशनल है और हमें उनकी सलाह को और भी ज्यादा सुनना चाहिए, ना कि किसी लोगों की सलाह को सुनना चाहिए। तभी कैप्टन ल्यू कह रहे होते हैं, क्या तुम किसी और चीज के बारे में पूछना चाहते हो? तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि उस रिफ्ट के बाहर की दुनिया कैसी दिखती है? क्या वहाँ पे कुछ रहने वाले लोग भी है? और आखिर उनकी कॉम्बैट पावर क्या है? तो ये सुनते हुए वो कैप्टन ल्यू उनके सामने एक स्क्रीन शो करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, जैसे कि तुम देख सकते हो दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इंटरफियर है, जिससे कि वीडियो रिकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है, और इसी वजह से हम वहाँ की जगह को देख नहीं सकते हैं। और जहाँ तक वहाँ के निवासियों की बात है, हमारा अभी तक किसी से भी सामना नहीं हुआ है, तो इसलिए ये अनक्लियर है। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये पूरी तरीके से अनहेल्पफुल है, लेकिन ये लगभग कुछ भी ना जानने जैसा है। इसी के साथ वो मनमन कह रहा होता है, मुझे बस ये साफ करने की जरूरत है कि वो दुनिया कैसी दिखती है, ताकि मैं ऐसे सिस्टम के नर्चरिंग प्लेन से सुरक्षित रूप से साफ कर सकूं, ताकि मुझे वैल्यूएबल रिसोर्स मिले। इसी के साथ वो खड़े होते हुए कह रहा होता, तो ठीक है, ये जोखिम लेने के लायक है, और मैं उन खूंखार बीस्ट से निपटने के लिए वहाँ पे एक ट्रिप पर तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। तो उसे देखते हुए कैप्टन ल्यू हंसने लगता है, और एल्डर भाई से कह रहा होता है, एल्डर भाई, ऐसा लगता है कि ये वॉरियर काफी ज्यादा अनएक्सपीरियंस्ड है, यहाँ तक कि मैं उसकी एस्ट्रल पावर भी महसूस नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज हमारे लिए एटलीस्ट 15 9 टियर के हाई ग्रेड बीस्ट टेमर को हमारे साथ जाने दीजिए। क्योंकि सुनते हुए एल्डर भाई कह रहे होते हैं, हे कैप्टन ल्यू, तुम जो साल भर वाइल्डनेस घूमते रहते हो, शायद तुम हमारी बेस सिटी में हाल ही में जो सिचुएशन हुई थी उससे अनजान हो, तो ठीक है, मुझे तुम्हें बताने दो, ये एक नया लेजेंडरी बीस्ट टेमर है। सुपिंग वो एक पावर हाउस है जो कि एक ही टाइम पे 10 सबसे पावरफुल लोगों को इजीली मार सकता है। तो ये सुनते हुए कैप्टन ल्यू काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या एक लेजेंडरी बीस्ट टेमर? ये कहते हैं वो उसके सामने माफी मांगता है, जहाँ पे उससे कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके सामने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा कॉम्बैट पावर, सच में आप तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। और ब्रदर सुपिंग की मदद से हमें बस 3 और बीस्ट टेमर चाहिए, जिससे कि हम इजीली बिना किसी चिंता के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सुनते हुए एल्डर भाई कह रहे होते हैं, बहुत अच्छे, तो आज रात तक टीम की तैयारी हो जाएगी, तो अपना गियर तैयार कर लो और आज रात यहीं पर ही बिताओ, कल सुबह सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसी के साथ हम अगली सुबह देखते हैं, जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर में वो सभी आगे निकल गए होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि इस हेलीकॉप्टर में काफी सारे लोग होते हैं, जहाँ पे हम एक लेडी को देखते हैं जो कि कह रही होती है, क्या वो रिफ्ट इसी वाइल्डनेस में है? तो कैप्टन ल्यू, आखिर सैटेलाइट से हम इसके प्रेजेंस को वेरीफाई क्यों नहीं कर सकते? क्या ये पॉसिबल नहीं है? इसी के साथ हमें बताया जाता है, ये बीस्ट इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन की डायरेक्टली एफिलिएटेड बीस्ट टेमर है, जिसकी टाइटल सिल्वर आउल है और इसकी कॉम्बैट पावर 9th टियर हाई ग्रेड है। इसी के साथ वहाँ पे दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, क्या हमें और भी ज्यादा छिपा हुआ अप्रोच नहीं लेना चाहिए? सीधे उड़ान भरना ये थोड़ा सा अजीब है। इसी के साथ हमें बताया जाता है, ये भी बीस्ट इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन का डायरेक्टली एफिलिएटेड बीस्ट टेमर है, जिसकी टाइटल कोल्ड वोल्फ है और इसकी भी कॉम्बैट पावर 9 टियर की हाई ग्रेड है।
जो कि सुनते हुए कैप्टन ल्यू कह रहा होता है रिफ्ट एक केव के अंदर छिपी हुई है और सैटेलाइट के जरिए से ढूंढना ये लगभग असंभव है और इतनी घनी जंगल के साथ हम इसमें अगर पैदल चले तो हम रास्ता भी भटक सकते हैं। और वैसे भी मैं कई सालों से एसोसिएशन के लिए काम कर रहा हूँ। क्या तुम दोनों टाइटल वाले बीस्ट टेमर मुझ पर यकीन नहीं करते हो? तो दूसरी तरफ उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग मनियन कह रहा होता है ये पर्सन मुझे लग रहा है कि वो कुछ छिपा रहा है। तभी अचानक से वो जो हेलीकॉप्टर होती है वो हिलने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अटैक होता है। ये देखते ही सभी लोग उस हेलीकॉप्टर से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पे वो कैप्टन ल्यू कह रहे होते हैं हर कोई फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो दूसरा बीस्ट टीमर कह रहा होता है एक आर्मर जो कि 9 टियर के लोअर ग्रेड फ्रोसियस बीस्ट के अगेंस्ट डिफेंड किया गया है वो बिल्कुल एक ही अटैक में टूट गया। आखिर ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। तभी वो देखते हैं कि उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और वो सभी एक साथ मिलकर उन सभी पर अटैक करते हैं। ये देखते ही वो दूसरा बीस्ट टीमर अपने सामने एक आर्मर क्रिएट कर लेता है जहाँ पे वो कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा है लेकिन मैं उन्हें रोक लूंगा और तुम लोग जाकर उन पर अटैक करो। तो ये सुनते हुए वो जो लेडी होती है वो आगे बढ़ती है और अपनी ईगल क्लॉ 100 फोल्ड स्लैश का अटैक करती है जो कि देखते ही वो सारे बीस्ट पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और बच जाते हैं। ये देखते ही वो लेडी कह रही होती है ये बीस्ट तो काफी ज्यादा चालाक है वो तो चकमा देना भी जानते हैं। तो वो दूसरा बंदा कह रहा होता है तुम आयरन स्लाइसिंग ईगल क्लॉ 100 फोल्ड स्लैश को यूज कर सकते हो। वैसे भी ये जो पेड़ है ये कोई ऑर्डिनरी पेड़ नहीं है। वो ये कह रहे होते कि तभी अचानक से उनके पीछे से वो सारे बीस्ट आ जाते हैं। ये देखते ही सबिन कह रहा होता तुम्हारे पीछे देखो। ये कहते ही वो डिवाइन डिमोनिक फिश का यूज करता है लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से वो सारे के सारे मॉन्स्टर उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ ये देखते ही वो लेडी कह रही होती है मेरे और कोल्ड वुल्फ के बारे में चिंता मत करो सीनियर सुपिंग। अगर ये मॉन्स्टर परेशानी पैदा करते हैं तो 9 टियर के हाई ग्रेड बीस्ट टीमर के रूप में हमें कोई भी खतरा नहीं होगा। तो प्लीज पहले अपनी सेफ्टी को ध्यान रखो। तो कोल्ड वुल्फ कह रहा होता है हवा में फाइट करना हमें बड़े नुकसान में डालता है। यहाँ पे वो आसानी से चकमा दे सकते हैं जबकि हम बस एक इजी टारगेट है। तो ल्यू कह रहा होता है हर कोई मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे पास एक सजेशन है क्योंकि ये सारे बीस्ट इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है तो इसलिए चलो जमीन पर जाके इनसे पर्सनली निपटते हैं और फिर बाद में एक साथ हो जाते हैं। तो ये सुनते हुए सिल्वर आउल कह रही होती है ये सजेशन काफी ज्यादा अच्छा है। तो कोल्ड वुल्फ कह रहा होता है तो ठीक है अब मैं अपने पेट बीस्ट को समन कर पाऊंगा और इसी के साथ दोनों ही अपने पेट बीस्ट को समन करने लगते हैं। ये देखते ही सुपिंग कह रहा होता है रुको ये समझे बिना ही अलग हो जाना कि हम किसके खिलाफ में है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वो लोग कह रहे होते चिंता मत करो सीनियर सुपिंग हमने अभी इन्फॉर्मेशन को देखा है तो हमें पता है कि हम इसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है हाँ मैं भी यही आशा करता हूँ। तो ठीक है स्केली अब तुम बाहर आ सकते हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लिटिल स्केलेटन बाहर निकलता है जहाँ पे सुपिंग कह रहा होता है चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लिटिल स्केलेटन काफी तेजी से आगे बढ़ता है और अपने एक स्ट्राइक में काफी सारे मॉन्स्टर्स के गले को धड़ से अलग कर देता है। लेकिन वो सारे के सारे मॉन्स्टर इंस्टेंट रिजेनरेट हो जाते हैं जहाँ पे वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है क्या तुम फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो अब तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ वो अपनी डिवाइन बॉडी का यूज करता है और अपने हाथों से भी पिचका देता है और इसी के साथ काफी जोरों से उनके ऊपर हिट करता है जिस अटैक का नाम डुअल ड्रैगन्स डीमन क्वेलिंग होता है। जहाँ पे इस अटैक की वजह से वो सारे के सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और कई सारे तो मर भी जाते हैं लेकिन वो अब भी रुकने का नाम नहीं लेते जो कि देखते हुए सभी कह रहा होता है इन्हें हराना इतना ज्यादा कठिन क्यों है आखिर ये है क्या चीज। तभी वो एक सींग देखता है जो कि देखिए वो कह रहा होता है क्या ये कोई हॉर्न है या फिर एक स्पाइक और इन मॉन्स्टर के अंदर ऐसी अजीब चीजें क्यों है आखिर इसकी वजह क्या सकती है। अभी कोल्ड वुल्फ की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है जहाँ पे वो बाहर आते हुए कह रहा होता है ये तो कोल्ड वुल्फ और दूसरे लोगों की आवाजें हैं। चलो स्केलेटन आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है और इसी के साथ वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एक बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके पीठ के चारों ओर बड़ी बड़ी सींगें होती है। देखते ही सुपिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है जिसे देखते ही वो अपनी पावर को यूज करते हुए काफी जोर से वहाँ पे पंच करता है जिसकी वजह से वो जो पूरी की पूरी जगह होती है वो तबाह हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर है वो काफी इजीली उसके अटैक को काउंटर कर लेता है जहाँ पे उसके पेट में एक बड़ा सा मुंह होता है जो कि अपनी माउथ को ओपन करता है और काफी तेजी से अटैक करता है और ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा बड़ा होता है। अभी हम देखते हैं कि सुपिंग अपने बाकी दोनों बीस्ट को भी समन कर लेता है जहाँ पे वो मरियन कह रहा होता है द सेकंड फॉर्म ऑफ द डिवाइन डिमोनिक फिश जो कि इंस्टेंटली इंसान के सारे मॉन्स्टर को मार सकती है। लेकिन आखिर इस मॉन्स्टर ने इसे इतनी इजीली कैसे ब्लॉक कर दिया जैसे कि ये मानो कुछ भी न हो। और उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने किसी इंसान की तरह हंसी छोड़ी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लिटिल स्केलेटन और पॉर्गेटरी ड्रैगन को भी इजीली संभाल रहा होता है जो कि देखते हुए वो मरियन कह रहा होता है
क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? और इसी के साथ वो ड्रैगन फॉर्म आर्ट का यूज करता है, जहाँ पे तीनों के तीनों बीस्ट उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो काफी तेजी से जाते हुए उस ड्रैगन पर अटैक करता है और बहुत ही इजीली उन तीनों से निपट रहा होता है, जो कि देखते हुए सभी कह रहा होता है ये आदमी आखिर ये है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या है और ये इतनी इजीली कैसे इन सभी से निपट रहा है। इसी के साथ वो 3 रिंग्स को समन करता है और कह रहा होता है लगता है तुम्हें वापस यहाँ पे लाना होगा ताकि अच्छी तरीके से ये पता लगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये कहते ही वो एक स्माइल देता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी को हनी गेन एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, जिससे कि तुम इजीली मनी जनरेट कर सकते हो विदाउट एनी एफर्ट, जहाँ पे तुम क्रंचीरोल, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जहाँ पे तुम्हें बस इस हनी गेन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके साइन अप करना है और इसे बस चलने देना है और ये बस तुम्हें तुम्हारा इंटरनेट यूज करने का पैसा देगा। मतलब तुम दिन भर मेरी वीडियो देखोगे और इससे तुम पैसा जनरेट कर पाओगे। तो बताओ है ना ये कमाल की चीज? और हाँ, ये कोई फेक ऐप नहीं है और ना ही ये तुम्हारी कोई प्राइवेसी लीक करेगा। इसी के साथ अगर तुम और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बस अपने दोस्तों को रेफर करो और अगर तुम इंस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो तो मेरे दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड करो, जहाँ पे मेरा प्रोमो कोड प्रिंस एक्स हनी गेन को यूज करने पर तुम्हें $3 का बोनस मिलेगा। तो जल्दी से इसे डाउनलोड करो, लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमें रिंग्स के बारे में बताया जाता है। ये इंटरमीडिएट बीस्ट कैप्चर रिंग है, जिनके 75% चांसेस 7th ईयर के वाइल्ड डीमन बीस्ट को पकड़ने के लिए है और 50% चांसेस 8th ईयर के वाइल्ड डीमन बीस्ट को पकड़ने के लिए है। इसी के साथ एडवांस बीस्ट कैप्चरिंग रिंग, जिसके 100% चांसेस ये है कि वो 9th ईयर के बीस्ट को आसानी से पकड़ सकता है और इसके 10% चांसेस ये है कि ये एक वाइल्ड बीस्ट किंग को पकड़ सकता है। और अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये किसी तरीके की सेल करने वाली रिंग है, जो कि बीस्ट को मार भी सकती है। ये सब देखते हुए सुपिंग मेरी मन कह रहा होता है मैंने कुछ अच्छी चीजों को रखा था, जो कि इंटरमीडिएट एडवांस बीस्ट कैप्चरिंग रिंग है और इस रेड स्किन बैबून को कैप्चर करने के लिए मुझे थोड़ी सी और एनर्जी खर्च करनी होगी। वैसे भी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और एक बार जब मैं इसे पकड़ लूंगा तो मैं इसे अपने शॉप में ले जाऊंगा और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा। वैसे मैंने इसके ऊपर बहुत सारे ट्रिक आजमानी है, लेकिन फिर भी मैं इसे आसानी से हरा नहीं सकता। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो स्केलेटन और उन बाकी दोनों बीस्ट से आसानी से फाइट कर रहा होता है। अभी अचानक से सुपिंग के सामने कई सारे डिमोनिक वाइल्ड बीस्ट अटैक कर देते हैं, जो कि देखते हुए वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक स्ट्राइक में उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डालता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुपिंग के तीनों बीस्ट बहुत ही मुश्किल से उस बीस्ट किंग को पकड़े रखे हैं, लेकिन फिर भी वो बीस्ट किंग उन तीनों पर भारी पड़ रहा होता है। ये देखते हुए सुपिंग अपने सारे के सारे इंटरमीडिएट रिंग्स को उस बीस्ट किंग के ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो बीस्ट किंग काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जहाँ पे वो अपने टेल की मदद से सारे रिंग्स को तोड़ देता है और हंसने लगता है। ये देखते हुए सुपिंग अपने कोऑर्डिनेट्स को उसी एस्ट्रल सैटेलाइट में सेंड कर देता है, जहाँ पे वो जो सैटेलाइट होती है वहाँ से उस बीस्ट किंग के ऊपर एक लेजर बीम मारती है और वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। लेकिन तब भी उस बीस्ट किंग को कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी अचानक वो अपने सामने देखता है, जहाँ पे सुपिंग लिटिल स्केलेटन के साथ मर्ज होकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बीस्ट किंग अपने हाथों से उस अटैक को रोक लेता है। इसका मतलब सच में ये बीस्ट किंग काफी ज्यादा पावरफुल है, जहाँ पे वो बाकी दोनों ड्रैगन्स भी उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे घायल कर देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी हार नहीं मानता। वो अपनी फुल पावर से उनके ऊपर अटैक करता है। तभी फिर से उसके ऊपर उसी लेजर बीम का अटैक होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है नहीं, मैं अब फूल नहीं बनने वाला हूँ। वो ये कह रहा होता है कि तभी सुपिंग उसके ऊपर वो सारे के सारे रिंग्स फेंक देता है, लेकिन इन इंटरमीडिएट बीस्ट कैप्चरिंग रिंग्स की पावर बहुत ही ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से उस बीस्ट किंग पर इसका कोई भी असर नहीं होता। लेकिन तभी अचानक सुपिंग उसके सामने आता है और फिर से कई सारे रिंग्स उसके ऊपर फेंक देता है। सब देखते हुए वो मॉन्स्टर किंग हंसने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने वही एडवांस बीस्ट कैप्चरिंग रिंग आता है, जिसे देखते ही वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी सुपिंग उसे कह रहा होता है वाह वाकई में तुम काफी ज्यादा अच्छे से हंसते हो, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं बचा है रेड स्किन्ड बबून, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो रिंग होती है वो उसे कैप्चर करने लगती है और इसी के साथ वो बीस्ट किंग उसी रिंग के अंदर समा जाता है और ये होते हुए बाकी सारे बीस्ट वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पे वो लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। ये देखते हैं सुपिंग अपने नॉर्मल फॉर्म में फिर से वापस आ जाता है, जहाँ पे वो अपने सामने लोन वुल्फ और उस लेडी के कपड़े के टुकड़े देखता है, जहाँ पे मुझे कह रहा था लगता है मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, क्या वो लोग मारे गए? तभी उसके पीछे से कैप्टन लियो आता है और उससे कह रहा होता है बॉस सुपिंग, ये सारे के सारे फियर्स बीस्ट अभी अभी यहाँ से भाग चुके हैं, क्या आपने उस बीस्ट किंग को हरा दिया है?
दूसरी तरफ हम सुपिंग को देखते हैं जो कि उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो सिल्वर आउल को नोटिस करता है और इसी के साथ अपने सामने दो कटे हुए आर्मर के टुकड़े को देखता है, जहाँ भी वो कह रहा होता है हाँ मैंने सभी को भगा दिया है। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है वो बीस्ट काफी ज्यादा चालाक थे, जहाँ भी वो ब्लेज़रकॉन को पकड़ता है और कह रहा होता है यहाँ तक कि ब्लेज़रकॉन जो कि आमतौर पर काफी ज्यादा पावरफुल रहता है वो भी उनका सामना नहीं कर पा रहा था, जहाँ पे उन्हें खत्म करने के लिए मुझे अपना सब कुछ लगा देना पड़ा। बाकी में वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे। तो दूसरी तरफ ये देखते हुए कैप्टन ल्यू कह रहे होते हैं ये सब मेरी गलती है, मैंने उन बीस्ट की स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा कम आंका था और आगे बढ़ गया। जहाँ पे वो सिल्वर आउल भी कह रही होती है सीनियर सुपिंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भी आपकी बातें नहीं मानी और आगे चली गई थी। हम तो अभी तक स्टार स्काई के रिफ्ट तक भी नहीं पहुँचे थे, लेकिन हमारी पूरी की पूरी टीम खत्म हो चुकी है, बस हम 3 लोग ही बचे हैं और ये हमारे साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। दूसरी तरफ हम सुपिंग को देखते हैं जो कि आगे जाते हुए उस आर्मर को अपने पास रख लेता है। इसी के साथ वो सिल्वर आउल से कह रहा होता है सिल्वर आउल क्या तुम्हें याद है जब हमारा प्लेन क्रैश हुआ था तो तुमने कोल्ड वुल्फ से क्या कहा था? तो ये सुनते हुए वो हड़बड़ाने लगती है और कह रही होती है मैंने कहा था कि स्टार स्काई रिफ्ट को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें हो सकती है। इसी के साथ कैप्टन ल्यू ने ये भी कहा था इस सैटेलाइट से उसे ढूंढा नहीं जा सकता और हमने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि कोल्ड वुल्फ ने हमसे ये पूछा कि हम प्लेन से क्यों जा रहे हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल साफ था। तो ये देखते हैं कैप्टन ल्यू कह रहा होता है ब्रदर सुपिंग आखिर आप इन चीजों की परवाह क्यों कर रहे हैं? वैसे मैं अपने कमांड की मिस्टेक की वजह से आपसे माफी चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और हम दोनों को देखिए सिल्वर आउल और मुझे काफी ज्यादा चोटें आई है। तो ये देखते हुए सुपिंग कह रही होती है तो चलो हमारे सिटी बेस में वापस चलते हैं और नेक्स्ट प्लान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये देखते हुए कैप्टन ल्यू काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है तो फिर ठीक है। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है सुपिंग आप तो काफी अच्छा सोचते हैं, चलो चलते हैं और भी ज्यादा सपोर्ट को यहाँ पे लेके आते हैं। हम इन फोर्सेस बीच का सफाया करने के लिए स्ट्रॉन्गर फाइटर्स को इकट्ठा करेंगे। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते कि तभी वो ब्लेज़रकॉन आते हुए उन दोनों को पकड़ लेता है और हवा में उड़ने लगता है। जहाँ पे ये देखते हुए कैप्टन ल्यू कह रहा होता है ब्रदर सुपिंग आखिर आप क्या कर रहे हैं? तो सुपिंग कह रहा होता है यहाँ के जो मॉन्स्टर्स है ये काफी ज्यादा चालाक है और ये हमें ऐसे ही जाने नहीं देंगे और तुम्हारी सुरक्षा के लिए और इसी के साथ बेस सिटी में वापस लौटने के लिए हम लोग ऐसे ही जाने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन ल्यू थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर हम सुपिंग को देखते हैं जो कि मन में कह रहा होता है हालांकि मैं उस स्टार स्काई रिफ्ट को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ जिसका मेंशन लियो गोंगचाओ ने किया था और उसने ये भी कहा था कि उसने अपनी आंखों से ये देखा था, लेकिन कौन जानता है कि इस वाइल्डनेस में और कितने ज्यादा रेड स्किन बबून होंगे जो कि काफी ज्यादा चालाक है। और सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस वाइल्डनेस में और भी ज्यादा खतरा है, तो इसमें जल्दीबाजी करना ये बुद्धिमानी नहीं होगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी को हनी गेन एप्लीकेशन के बारे में बता दूं जिससे कि तुम इजीली मनी जनरेट कर सकते हो विदाउट एनी एफर्ट, जहाँ पे तुम क्रंची रोल, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जहाँ पे तुम्हें बस इस हनी गेन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके साइन अप करना है और इसे बस चलने देना है और ये बस तुम्हें तुम्हारे इंटरनेट यूज करने का पैसा देगा। मतलब तुम दिन भर मेरी वीडियो देखोगे और इससे तुम पैसा जनरेट कर पाओगे। तो बताओ है ना ये कमाल की चीज? और हाँ ये कोई फेक ऐप नहीं है और ना ही ये तुम्हारी कोई प्राइवेसी लीक करेगा। इसी के साथ अगर तुम और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बस अपने दोस्तों को रेफर करो और अगर तुम इंस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो तो मेरे दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड करो, जहाँ पे मेरा प्रोमो कोड प्रिंस एक्स हनी गेन को यूज करने पर तुम्हें $3 का बोनस मिलेगा। तो जल्दी से इसे डाउनलोड करो, लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो सिर्फ बेस सिटी में वापस पहुँचते हैं। ये देखते हैं वहाँ के लोग कह रहे होते हैं एल्डर भाई देखो वो लोग वापस आ गए हैं। तो और एक बंदा कह रहा था रुको ऐसा लगता है कि वो लोग सिर्फ 3 लोग हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि वो लोग खतरे में पड़ गए होंगे? इसी के साथ वो सभी नीचे उतरते हैं। यहाँ पे कैप्टन ल्यू और सिल्वर आउल काफी ज्यादा घायल होते हैं, जो कि देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कैप्टन ल्यू और सिल्वर आउल ये दोनों तो घायल हो चुके हैं। इसी के साथ और एक बंदा कह रहा होता है लेजेंडरी सुप्रीम प्लीज अपने पेट बीस्ट को वापस भेजिए। और एक बंदा कह रहा होता है जल्दी इन्हें इलाज की जरूरत है, नहीं तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। ये देखते ही सुप्रीम अपने बीस्ट को वापस भेजता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इनमें से हर एक के लिए अलग अलग वार्ड तैयार करो और वहाँ पे 9 टियर्स या फिर उससे ऊपर के गार्ड को तैनात करो और जब तक मैं परमिशन नहीं देता उन्हें किसी भी बाहर लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने की इजाजत मत देना। इसी के साथ इनकी कल्टीवेशन को सील करना होगा। देखते हुए कैप्टन ल्यू और सिल्वर आउल दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ ये देखते हुए एल्डर भाई कह रहा होता है क्या तुम उन्हें हाउस अरेस्ट करना चाहते हो? दूसरी तरफ ये देखते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते हैं ये तो सिर्फ एक्सट्रीमली डेंजरस क्रिमिनल के साथ ऐसा बिहेव किया जाता है, जहाँ कैप्टन ल्यू और सिल्वर आउल दोनों ही 10 सालों से यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। इसी
इसी के साथ उन्हें स्पेस बीस्ट टेमर के रूप में बहुत सारी अचीवमेंट में मिली है। तो एक बंदा कह रहा होता है, लेजेंडरी सुपिंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर इन लोगों ने क्या क्राइम किया है? तो कैप्टन लियो भी कह रहा होता है, हाँ ब्रदर सुपिंग, हालांकि मैं हमारे मिशन में काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था, लेकिन इस तरह की पनिशमेंट देना ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है ना? दूसरी तरफ सिल्वर आउल भी कह रही होती है, सीनियर सुपिंग, अगर हमारे मिशन को देखते हुए कहो तो हमारा ये जो मिशन है ये फेल रहा, तो इसलिए मैं आपकी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करती हूँ। इसी के साथ वहाँ के लोग सुपिंग से कह रहे होते हैं, लेजेंडरी सुपिंग, जब तक आप ये साबित नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की तेजी से टीम को खतरे में डाला, तब तक हम उन्हें ऐसे ही पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। तो सुपिंग कह रहा होता है, इस एक्शन को जस्टिफाई करना ये काफी ज्यादा मुश्किल है, और वैसे भी मेरे पास अभी ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इस समय हमारे एनिमी एक्सट्रीमली फॉर्मिडेबल है और हम यहाँ पे कोई भी जोखिम नहीं उठा सकते हैं, बस इस बार मुझ पर यकीन करो। तो ये सुनते हुए एल्डर भाई कह रहा होता, तो ठीक है सुपिंग, जैसा कहता है वैसा ही करो। ये सुनते हुए वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या एल्डर भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा लापरवाही है। तो एल्डर भाई कह रहे होते हैं, जल्दी से इस कार्रवाई में आगे बढ़ो। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एल्डर भाई और सुपिंग अकेले में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे एल्डर भाई कह रहे होते हैं, कैप्टन लियू गोंगचाओ और सिल्वर आउल को आपके रिक्वेस्ट की वजह से सेटल कर दिया गया है, और मेरे ऑर्डर के अंदर हर कोई तुम्हारी इस फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकता। तो मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या और किस वजह से तुमने उन दोनों को इस तरह की पनिशमेंट देने के लिए कहा? तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे कमांड के अंडर रहूंगा, तुम सब बॉर्न ओल्ड मैन कहीं के। इसी के साथ वो अपने इन्वेंटरी से उन दोनों आर्मर को बाहर निकालता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ये मिशन पहली बार था जब तुमने एसोसिएशन से सीधे तौर पर एफिलिएटेड बीस्ट टीमर को भेजा था, है ना? तो उसे देखते हुए एल्डर भाई काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं, हाँ, और ये सिल्वर आउल और कोल्ड वुल्फ थे, है ना? और क्या ये हमारे डायरेक्टली एफिलिएटेड बीस्ट टीमर्स के स्टैंडर्ड बीस्ट प्लेट्स नहीं है? लेकिन तुम्हारे पास उनके दोनों सेट क्यों है और आखिर तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, मैंने सिल्वर आउल और कोल्ड वुल्फ को मरते हुए देखा था, और ये दोनों बीस्ट प्लेट्स उनके लाश से मेल खाती है, और मुझे शक है कि उस वार्ड में जो बंद हुआ शख्स है, जो कि बिल्कुल सिल्वर आउल की तरह दिखता है, वो एक इम्पोस्टर है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी वहाँ पे एक सबऑर्डिनेट आता है और कह रहा होता है, एल्डर भाई, यहाँ पे एक अर्जेंट मैसेज है। तो ये सुनते हुए एल्डर भाई कह रहा होता, ठीक है जल्दी बोलो। तो ये सुनते हुए वो सबऑर्डिनेट कह रहा होता है, ये न्यूज ये बताती है कि अलग अलग बेस सिटीज के एक्सपेडिशन टीम्स ने एनर्जी क्रिस्टल के इंडिकेटर्स को डिस्कवर किया है, और सभी के सभी बेस सिटीज ने एक्सपेडिशन टीम्स को माइन करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजने के लिए डिसीजन ले लिया है, और वो सारे के सारे बेस सिटी उन लोगों को भेजने वाले हैं। जो कि सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हमें याकुजा बेस सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो पैड बीस्ट आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक बीस्ट काफी इजीली उस दूसरे बीस्ट को हरा देता है, यहाँ पे ऐसा मानो कि उसे किसी ने काबू किया है। ये देखते ही वहाँ पे से एक बंदा कह रहा था, क्या आखिर ये क्या चल रहा है? ये दोनों पैड बीस्ट तो एक दूसरे के बराबर ही थे, आखिर अचानक इन दोनों की बैटल पावर में इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसकी बातें सुनते ही वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है, ऐसी बेकार सी बातें करना बंद करो। तो बंदा कह रहा होता है, आखिर तुमने सच में किया है? ये सुनते ही वो आदमी एक अजीब सी स्टोन को बाहर निकालता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ये सब इसी की वजह से हुआ है। ये एक और है जिसे मेरे ब्रदर्स ने एक नए स्पेस लिफ्ट से लेके आए हैं, और इसे खाने के बाद तुम्हारा पेट बीस्ट या फिर कहो ह्यूमंस, उनकी बैटल एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। उनकी बातें सुनते ही वहाँ के लोग कह रहे होते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा मैजिकल है। तो और एक बंदा कह रहा होता है, मैं तुम्हें पे करूंगा, मुझे तुरंत बताओ कि आखिर ये स्काई रिफ्ट कहाँ पे है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी इसके बारे में मैंने दूसरों से सुना था, ये काफी अच्छा है। जहाँ भी बंदा कह रहा होता है, क्या तुम में से कोई ये और खरीदना चाहता है? दूसरी तरफ हम वहाँ पे दो लोगों को देखते हैं, जहाँ पे एक लड़का कह रहा होता है, मैं भी इसे लेना चाहता हूँ। तो ये सुनते ही वो लेडी से कह रही होती है, क्या तुम सचमुच जा रहे हो? एक नई स्पेस रिफ्ट, इसमें अननोन डेंजर्स हो सकती है, तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो वो आदमी कह रहा होता है, क्या तुमने छोटे से पत्थर के टुकड़े को नहीं देखा है? वो तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ा सकता है, और इससे हम दोनों को ही फायदा होगा। जहाँ मेरी पावर्स कई सालों से ही 6th टियर पे ही अटकी हुई है, तो इसलिए कोई भी बैटल स्क्वाड मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसके अलावा वो सारे के सारे कल्टीवेशन ट्रीजर्स फेडरेशन के अंदर लॉक है, जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं। और हाँ, बस एक छोटा सा जोखिम उठाकर मैं एक ऐसा टियर हासिल कर सकता हूँ जिसे 50 या फिर 60 साल की उम्र तक भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। तो बताओ, ये गॉड की अपॉर्चुनिटी नहीं है जो कि उसने मुझे दिया है? खैर चिंता मत करो, मैं कुछ और को माइंड करने के बाद वापस आ जाऊंगा। और ये कहते ही वो भी आगे बढ़ जाता है।
तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी को हनीगेन एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, जिससे कि तुम इजीली मनी जनरेट कर सकते हो विदाउट एनी एफर्ट। जहाँ पे तुम क्रंचीरोल, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। जहाँ पे तुम्हें बस इस हनीगेन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके साइन अप करना है और इसे बस चलने देना है, और ये बस तुम्हें तुम्हारे इंटरनेट यूज करने का पैसा देगा। मतलब तुम दिन भर मेरी वीडियो देखोगे और इससे तुम पैसा जनरेट कर पाओगे। तो बताओ, है ना ये कमाल की चीज। और हाँ, ये कोई फेक ऐप नहीं है और ना ही ये तुम्हारी कोई प्राइवेसी लीक करेगा। इसी के साथ अगर तुम और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बस अपने दोस्तों को रेफर करो, और अगर तुम इंस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो तो मेरे दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड करो, जहाँ पे मेरा प्रोमो कोड प्रिंस एक्स हनीगेन को यूज करने पर तुम्हें $3 का बोनस मिलेगा। तो जल्दी से इसे डाउनलोड करो, लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमें डिपार्टिंग रजिस्ट्रेशन एरिया का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए वो सारे के सारे लोग आए हुए होते हैं। तभी हम वहाँ पे ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि उनके रास्ते को रोक लेते हैं। जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं, तुम लोग जिस ब्लड फॉरेस्ट में जाना चाहते हो वो भी एक रेस्ट्रिक्टेड रीजन है। दूसरा ऑफिसर कह रहा होता है, द बीस्ट इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन ने ये ऑर्डर दे दिया है कि वहाँ अननोन लेवल्स के डेंजर्स हैं जो कि काफी खतरनाक हो सकते हैं। तो जब तक उस जगह को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता, किसी को भी वहाँ पे जाने की अथॉरिटी नहीं है। लेकिन क्लियरली कुछ पुनियर टीम्स हैं जो कि वहाँ पे एक्सप्लोरिंग करके वापस आ गई है। लेकिन अब से वहाँ पे जाने के लिए कोई भी पुनियर टीम की इजाजत नहीं है, और जो लोग खोजबीन करके वापस आ गए हैं उनसे अथॉरिटीज के जरिए जांच करने के लिए कहा गया है। तो बताओ, यहाँ पे क्या किसी को कोई सवाल है? इसी के साथ वो दोनों अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि वहाँ के सभी लोगों को घुटन महसूस हो रही होती है। जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं, 9th टियर एक्सपर्ट की एस्ट्रल पावर सप्रेशन, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये कितना ज्यादा भारी है, मैं सांस नहीं ले सकता। जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं, प्लीज ऑफेंस के लिए हमें माफ कर दीजिए, हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। और इसी के साथ वो सभी लोग वहाँ से वापस जा रहे होते हैं। जहाँ पे वो लोग काफी ज्यादा उदास होते हैं और कह रहे होते हैं, धत्तेरी की हमने बहुत देर कर दी, हम बस एक ही कदम पीछे थे। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, जब अच्छी चीजें अवेलेबल होती है तो हमें कभी भी कोई हिस्सा नहीं मिलता है। तो और एक बंदा कह रहा होता है, यहाँ तक कि मैंने ओर को माइन करने के लिए कुछ इक्विपमेंट भी खरीद रखा था, मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, तो क्या हमें ऐसे ही गिव अप कर देना चाहिए? तो उनका साथी कह रहा होता है, खैर हम कर भी कह सकते हैं, ये जो गेट कीपर है ये 9th टियर का एक्सपर्ट है, आखिर हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और कह रही होती है, बीस इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन इसे बहुत ही आगे ले जा रहा है। मेरे दोस्त को उन्होंने सिर्फ इसलिए पकड़ लिया है क्योंकि वो और को माइन करने के लिए गया था, और इसी वजह से वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। सुनते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं, क्या तुम उसी पेट बीस्ट के ओनर की बात कर रहे हो जिसने उस और को खा लिया था? और बंदा कह रहा था, क्या अभी तुमने क्या कहा? वो ओर्स को ऑब्टेन करने के लिए गया था, लेकिन द बीस्ट इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन के वो लोग वो तो वहाँ पे खड़े हैं। और एक आदमी कह रहा होता है, क्या ऐसा तो नहीं कि ये अननोन डेंजर बस एक बहाना है, वो लोग उन ओर्स पर कब्जा जमाने जा रहे हैं। तो ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है, हाँ ये बिल्कुल सही है, असली टीजर हमेशा से ही ऑथोरिटीज और गेट फैमिली की जेब में चले जाता है, लेकिन इस बार जो मौका हमारे हाथों के सामने आया है वो मौका हमारे हाथ से छिनता जा रहा है। क्या तुम अब भी ऐसे चुप बैठे रहोगे? तो ये सुनते हुए वो लोग कह रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये सब उन मतलबी लोगों की वजह से हो रहा है जो हमारे सभी रास्ते को बंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम एक ऐसे टॉप एक्सपर्ट बनने के लिए अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने का सपना देखते हैं जो कि किसी से पीछे नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी वो लेडी कह रही होती है, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं अपना सब कुछ जोखिम में डाल दूंगी, मुझे शहर से बाहर जाने का एक छोटा सा रास्ता पता है जो कि इस निगरानी से बचने में हमारी मदद करेगा। तो अगर तुम लोग मुझे फॉलो करते हो तो हम एक्सप्लोर के लिए ब्लड फॉरेस्ट में जा सकते हैं। ये सुनते ही वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे वो लोग कह रहे होते, क्या सच में? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, सच में हमेशा एक न एक रास्ता होता है, तो फिर हमें तुम पर डिपेंड रहना पड़ेगा। मेरे कुछ और भाई भी है, मैं उन्हें तुरंत आने के लिए कहूँगा। कहते सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी उस लेडी से कह रहा होता है, आपका बहुत बहुत थैंक यू, मैंने सोचा था कि मुझे वापस लौटना होगा और बिना कोई रिजल्ट देखे अपनी पूरी लाइफ पर लगातार ध्यान देना होगा, खैर मुझे बस आपका नाम जानना है। तो ये सुनते वो लेडी कह रही होती है, मुझे लगता है कि तुम मुझे आंधी कह सकते हो। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम एल्डर भाई को देखते हैं, वो किसी से बात करके उस कॉल को काट रहा होता है। तभी अचानक एक और कॉल आता है जो कि सुपिंग का होता है। तो वो उसे पिकअप करते हुए कह रहा होता है, मैंने अभी सारे के सारे बेस सिटी को रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर भेज दिया है, तो ये शायद यूजफुल होना चाहिए। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, कहना तो मुश्किल है, लेकिन अगर वो एनर्जी क्रिस्टल की खबर जानबूझकर फैलाई जा रही है तो मुझे डर है कि हर किसी को इस रेस्ट्रिक्शन के ऑर्डर के पीछे का वजह जल्द ही पता चल जाएगा। तो एल्डर भाई कह रहे होते हैं, हाँ सचमुच, जब तक ऐसे लोग हैं जो कि लगातार एनर्जी क्रिस्टल को वापस ला रहे हैं, तो चाहे वो एक्सपर्ट की कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना हो या फिर कमजोरियों की लेवल को बढ़ाना हो, ये बड़ा सा एक लालच है और कुछ नहीं।
तो सुपिंग कह रहा होता है हमें जल्दी से सच का पता लगाना होगा। तो एल्डर बाई कह रहे होते हैं मैंने पहले ही लोगों को लियो गुंगचाओ और सिल्वर आउल से पूछताछ करने के लिए भेज दिया है, बताओ आखिर तुम क्या प्लान बना रहे हो। ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है मेरे पास पहले से ही पूछताछ करने के लिए कुछ लोग हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उस कॉल को काटते हुए उसे डीमन लीडर को बाहर निकालता है, जो कि बाहर आते हुए ही काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम कमीने ह्यूमन कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ये कहते ही वो आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है मैं बस एक सीधा साधा इंसान हूँ, तो चलो क्यों ना आराम से बात करते हैं। और इसी के साथ वो उसके हाथ को पकड़ते हुए उसके दोनों हाथ को अलग कर देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है अब मुझे बताओ कि वो एनर्जी क्रिस्टल कहाँ पे है और तुम लोग कहाँ से आए हो और आखिर तुम लोग हमसे चाहते क्या हो। तो ये सुनते हुए वो मॉन्स्टर कह रहा होता है तुम बेकार से इंसान, ऐसा तो नहीं कि तुम पूरे समय अपनी पावर को छिपा रहे थे। तो सुपिंग कह रहा होता है शायद तुम गैस क्यों नहीं करते, खैर मेरे सवाल का जवाब दो, मुझे दूसरी बार ये बात दोहराने के लिए मजबूर मत करो। जो कि सुनते हुए वो मॉन्स्टर अपनी एनर्जी को इंक्रीज करता है और इस तरह कह रहा होता है मुझे हंसाओ मत ह्यूमन, या तो तुम मुझे मार डालो या फिर मेरे जरिए अपने पूरी के पूरे वर्ल्ड को तबाह करो। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से सुपिंग आगे बढ़ते हुए उसके सर को टच करता है, जहाँ पे वो ट्रांसमिट का यूज करता है और इसी के साथ उसके 10,000 एनर्जी पॉइंट को काट देता है, मतलब कि इससे उस मॉन्स्टर की एनर्जी कम हो जाती है। क्योंकि देखते हुए मॉन्स्टर कह रहा था क्या आखिर ये कैसे चाल थी। तभी हम देखते हैं कि इसके सामने काफी सारे लोग होते हैं और वहाँ पे रुयान भी होती है, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते देखो इतना हट्टा कट्टा ह्यूमन फॉर्म पेट बीस्ट बहुत सुपिंग, क्या ये नया ब्रीडिंग सेल है। देखते हुए रुयान भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है सुपिंग आखिर तुम्हें ये कब मिला। उन्हें देखते हुए वो मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और कह रहा होता है इतने सारे भीड़ मेरा वेट कर रहे हैं, वाह तो मजा आएगा। ये कहते हुए वो हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी अचानक से उस पे एक अटैक होता है और उसका हाथ और उसकी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे जोआना आती है, खैर क्या इसका नाम जोआना है मुझे ठीक से याद नहीं है, अगर तुम्हें याद हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम देखते हैं कि जोआना कह रही होती है मेरे कस्टमर को मारने जा रहे हो या फिर क्या ये किसी तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो उसे देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है अरे बस केयरफुल रहो और उसे मारना मत, इस मॉन्स्टर की मेमोरी को बाहर निकालने के लिए मुझे अभी भी तुम्हारी माइंड रीडिंग एबिलिटी की जरूरत है। और उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और इसी के साथ हम सुपिंग को देखते हैं जो कि जोआना की बात सुनते हुए कह रहा होता है वही पुराने नियम, तो स्टार पॉइंट, तो वो भी माइंड रीड करने के लिए, ये क्या बकवास है। खैर अपनी माइंड रीडिंग पावर का यूज करो और इसकी मेमोरी को बाहर निकालो, जल्दी से अभी ये करो, मुझे इसकी अभी जरूरत है। तो जोआना से कह रही होती प्लीज माफ करना, मैं इस बार कॉम्प्लाई नहीं कर सकती। तो सुपिंग कह रहा होता क्या तुम्हारा मतलब क्या है। जोआना ये जो बीइंग है ये तुम्हारे लिए उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए है ना। तो जोआना से कह रही होती है ऑफ कोर्स मेरे जैसे डीएटी के लिए ये उतना हार्ड नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इसे तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा करने के लिए तुम्हारी विजडम पूरी होनी चाहिए और तुम अभी शर्त को पूरी करने की सिचुएशन में नहीं हो और इस सौदे के लिए मुझे 20 पॉइंट चाहिए। और अब से अगर ये कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ डीएटी ही संभाल सकता है तो हर बार ये कीमत दोगुनी हो जाएगी। तो उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है जोआना मैं यहाँ का स्टोर मैनेजर हूँ और वर्कर्स के रूल्स के मुताबिक तुम्हें मैनेजर की बातें माननी होगी चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम इस तरह कीमत बढ़ा रहे हो ये काफी ज्यादा बेकार है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे ये पॉइंट काट लूंगा। तो सुनते हुए जोआना से कह रही होती है मैनेजर के ऑर्डर को फॉलोइंग करना सिर्फ पेट बीस्ट स्टोर चलाने के दायरे में ही लागू होता है, जहाँ वेनरेबल ओमनीपोटेंट मर्सीफुल वाइज और सुप्रीम पावर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या मैं सही हूँ है ना। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है हाँ शायद तुम सही हो। तो जोआना स्माइल करते हुए कह रही होती है जब तुम दूर थे तो मैंने अपनी सुप्रीम पावर के जरिए सारे के सारे रूल्स को सेट कर लिया था, जहाँ मैं सिर्फ स्टोर की एक वर्कर हूँ और मैं तुम्हारे पर्सनल स्लेव भी नहीं हूँ और तुम इस लिली स्टोर के मैनेजर हो, मुझे ऐसा नौकर की तरह ऑर्डर मत दो। ये देखते हुए सुपिंग कह रहा था क्या ये क्या बकवास है, ये तो क्यूट प्लेइंग कर रही है। सिस्टम देखो इसके एटीट्यूड को, ये क्या बकवास है। तो सिस्टम उससे कह रहा होता है होस्ट के रूप में तुम्हें तेजी से इवॉल्व करना होगा और प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना होगा और इसके अलावा वो गलत नहीं है। और हाँ आपसे प्लीज मुझे वेनरेबल ओमनीपोटेंट मर्सीफुल वाइज और सुप्रीम सिस्टम कह के पुकारना। तो उसकी बात सुनते हुए सुपिंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मन में कह रहा होता है बहुत हो गया। तो ठीक है जोआना
एक दिन आएगा जब तुम सचमुच मेरे गुलाम बन जाओगे, तो उसके बाद रोना मत। और जोआना की कीमत के बेस पर पहली बार 20 पॉइंट्स है, जहाँ दूसरी बार 40 पॉइंट होगा और तीसरी बार 80 पॉइंट। सिर्फ 3 बार रिक्वेस्ट करने से ही उसके पॉइंट्स 200 से ज्यादा हो जाएंगे, जिससे कि वो एक एक्सीलेंट एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट तक रीच कर जाएगी। इसका मतलब अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता और छोटी से छोटी चीजों को सुलझाने के लिए जोआना की मदद लूं, तो ये काफी ज्यादा बेकार होगा। इसकी वजह से मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना होगा और इसे फिर से वापस उसके घर भेज देना होगा। तभी जोआना से देखते हुए क्या रही होती है, ये बिल्कुल क्वाइट एक्सप्रेशन है। तो ऐसे लगता है कि हम सौदा करने के लिए तैयार है और इसी के साथ वो अपनी पावर का यूज करती है। दूसरी तरफ उसे देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ से भागने लगता है और घबराने लगता है। तभी जोआना उस पर अटैक करती है और उसे नीचे गिरा देती है, जहाँ पे वो अपनी माइंड रीडिंग का यूज करती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम आदमी को देखते हैं जिसे अचानक से कुछ महसूस होता है, जहाँ पे वो रुक जाती है। तो उसके साथ ही कह रहे होते हैं, आदमी आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? तो उससे कह रही होती है, कुछ भी नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी के सभी उसी लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं, जहाँ पे वो कह रही होती है, हम बस पहुँच गए हैं। और इसी के साथ वो मनी मन कह रही होती है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी किसानों के बीच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग हुआ, तो वो मेरी डेस्टिनेशन होगी। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जोआना उस मॉन्स्टर को मार डालती है, जो कि देखते हुए सुपिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, क्या तुमने से कुचल कर मार डाला? तो जोआना कह रही होती है, ऐसा लगता है कि इसी पावर को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया और इससे पहले कि मैं उसकी मेमोरी को ऑब्टेन कर पाता, इसने खुद को ही मार डाला। सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता, धिक्कार है, मैंने इसके ऊपर 20 पॉइंट लगाया था, वो सब बेस्ट चले गया और इसके बदले मुझे इन्फॉर्मेशन का एक सिंगल पीस भी नहीं मिला। क्या बकवास है। अरे जोआना कह रही होती है, इस बार तुम्हारा सामना जिस एनिमी से हुआ है वो काफी ज्यादा चालाक है और उसकी पावर पिछली एंड से बिल्कुल अलग है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अभी में मेरी जैसी डीएटी नहीं है और मैं अपने जैसे डीएटी से मिलने में काफी ज्यादा दूर हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, अच्छा तो ऐसी बात है, मैं ये बहुत समय से जानता हूँ, लेकिन अगर ये कुछ और नहीं है तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे रिफंड कर दो, वैसे मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो जोआना से कह रही होती है, इतनी जल्दी पैसा मत मांगो, ऐसे मेरे पास 10,000 सालों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं तुम्हें इसके लिए एक और आंसर दे सकती हूँ। उसकी बात सुनते हुए सुपिंग सोचने लगता है, जहाँ पे जोआना किसी क्रिस्टल को दिखाता है और कह रहा होता है, इस चीज को हम एनर्जी क्रिस्टल कहते हैं, इसे खाने से इंसान की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जहाँ बीस्ट को टेम करने वाले कई सारे लोग इसके लालच में से माइन करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ये मिनरल्स कहाँ से आते हैं और इसके सोर्स क्या है? तो उसकी बातें सुनते हुए जोआना कह रही होती है, मिनरल्स और एग्जामिनेशन, क्या तुम कोई डम गेम खेल रहे हो या फिर तुम्हारी याददाश्त हो गई है? इतना ज्यादा पागल एक्ट मत करो। तो उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? पहेलियां बोलना बंद करो। इस चीज की वजह से कई सारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और अभी कौन जानता है कि अभी भी कितने लोग मौत की राह पर है। तभी जोआना कह रही होती है, ये बिल्कुल वैसे ही चीज है, बिल्कुल उन लोगों की तरह जिसे तुमने हमारे रियल में काफी समय से नाश्ता किया है। क्या तुम इसे नहीं पहचानते हो या फिर ये रॉ मटेरियल को तुम लोगों के जरिए बना रहा है? इसकी बातें सुनते हुए सुपिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और क्या क्या सिमिलर थिंग्स, रॉ मटेरियल, तुम्हारा मतलब क्या ये उसी एनर्जी क्रिस्टल से है जो कि लोगों के जरिए बनाए जाते हैं, लोगों को मार के बनाए जाते हैं? अभी अचानक उसे एल्डर बाई का कॉल आता है, जहाँ पे वो कॉल को उठाते हुए कह रहा होता है, एल्डर बाई क्या कोई प्रोग्रेस हुआ है? तो ये सुनते हुए एल्डर बाई कह रहे होते हैं, लियो गोंगचाओ और सिल्वर आउल में विस्फोट हो चुका है और अचानक उनकी मौत हो चुकी है। आखिर ये सब कैसे हुआ? क्या तुम कुछ कर रहे थे? तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, तो इसका मतलब वो सारे लोग भी मारे गए। तो एल्डर बाई कह रहे थे, क्या तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुमने उसी बड़ी चीज को खो दी है। आखिर कौन ये सब कर सकता है? आखिर कौन ये सब पावर पोजेस कर सकता है? तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक बात तो श्योर है, कोई बड़ी संख्या में बीस्ट टीमर्स को लुभाना चाहता है और उन लोगों को मारने के लिए जाल बिछा रहा है। ये एनर्जी क्रिस्टल ये बीस्ट टीमर्स के जिंदगी को कंडेंस करके बनाया गया है। सुनते हुए वहाँ पे जितने भी सारे लोग होते हैं वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे थे, क्या तुम सीरियस हो? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैंने ऐसी एबिलिटी के बारे में कभी नहीं सुना, तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर है तो मैं बताओ। तो अभी एल्डर भाई कह रहे होते, सभी लोग शांत हो जाओ। इसी के साथ वो सुपिंग से कह रहा होता है, आखिर ये ब्लड पूल क्या है? तुम्हारे सामने इतनी ज्यादा ब्लड कहाँ से आ रही है? आखिर हमें देखने दो। तो ये सुनते हुए सुपिंग उन लोगों को उसी चीज को दिखाता है, मतलब कि इस मॉन्स्टर की लाश को दिखाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का छोटा सा टुकड़ा अभी भी बचा हुआ होता है, जो कि हवा में उड़ रहा होता है, जो कि
देखते हुए एल्डर भाई कह रहे होते हैं, क्या जब तुमने ब्लड फॉरेस्ट में अटैक किया था, क्या तब भी ऐसे कुछ स्पाइक जैसे थे जो कि वहाँ पे रह गए थे? तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, हाँ ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो सिर्फ उंगली के नाखून जितने बड़े थे, लेकिन ये काफी ज्यादा बड़ा है। तो वो एल्डर कह रहे होते हैं लियू गोंगचाओ और सिबिल आउल के मरने के बाद उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरह की स्पाइक जैसी चीज को छोड़ी है, लेकिन मैं उस टाइम श्योर नहीं था कि आखिर ये चीज क्या है। लेकिन इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये एक बायोलॉजिकल टिश्यूज है और ये सब के सब उसी ट्रांसेंडेंट वॉइड के 4 किंग में से एक से रिलेटेड है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उनकी बातें सुनते हुए वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं क्या द ट्रांसेंडेंट वॉइड ऐसा कैसे सकता है? एल्डर भाई ऐसा नहीं हो सकता, सारे के सारे 4 किंग्स एबिस के अंदर सप्रेस्ड हो चुके हैं, आखिर वो बाहर कैसे आ सकते हैं? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या ये वही ब्लू स्टार का ट्रांसेंडेंट वॉइड है? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी सुपिंग कह रहा होता है कि क्या द एबिस, तो उस 4 किंग के पास स्काईटियर की पावर है, यानी कि वो पिनेकल ऑफ द लेजेंडरी टियर पे है। उनका बस एक मात्र इशारा पहाड़ों और महासागरों को हिला सकता है, एक ही कदम में वो अपने पाथ के हर एक चीज को मिटा सकते हैं। तो मुझे बताओ ब्लू स्टार के ह्यूमंस की फैसिलिटीज के बारे में, आखिर किस तरीके से उनमें से 4 किंग को कंटेन किया जाता है? तो ये सुनते उनमें से एक बंदा कह रहा होता है लेजेंडरी सुपिंग, ऐसा लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है, द एबिस ये कोई डोर या फिर कोई वॉल टाइप की फैसिलिटी नहीं है। वाइल्डनेस के नॉर्थ से काफी ज्यादा दूर एक मैन मेड बड़ा सा होल है जिसकी गहराई 8000 मीटर से भी कई ज्यादा है और इसके तल पर एक स्पेस है और ये रिफ्ट जिस प्लेनेट की ओर ले जाता है उसे एबिस कहा जाता है और ये उन 4 किंग्स को कैद करने वाली प्रिजन है। जो कि सुनते हुए सुपिंग मनीमन कह रहा होता है अच्छा आखिर मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, एक स्पेस शिप से जुड़ी हुई दुनिया को एक कंटेनमेंट स्पेस के रूप में भी यूज किया जा सकता है। इसी के साथ वो कह रहा होता है लेकिन इस रास्ते का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। रुको, और आखिर तुमने क्या कहा कि ये इंसानों के जरिए बनाया गया है? तो आदमी कह रहा होता है एग्जैक्टली, हजारों मीटर गहरा गड्ढा ये नेचुरली नहीं बनाया गया है और इसी वजह से 4 किंग्स स्पेस रिफ्ट को पार नहीं कर सकते हैं और ब्लू स्टार के बीच इंटरफियर नहीं कर सकते। और ये रिफ्ट जो कि कवर करता है वो एस्ट्रल सी है जो रॉब्यूस्ट एस्ट्रल पावर के इमेजरेबल अमाउंट में फॉर्म होती है और एक ह्यूमन एम्परर का सैक्रिफाइस था जिसने अर्थ के इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए और उन्हें दूर हटाने के लिए अपनी लास्ट स्ट्रेंथ तक का यूज किया। तो सुनते हुए सुपिंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो मनियन कह रहा होता है होली मोली, वाह ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग है, इसके बारे में सोचना ही काफी है। और इसी के साथ वो कह रहा होता है एस्ट्रल पावर के ऐसे स्केल से बनाया गया प्रेशर, इसके बावजूद सच में उस रिफ्ट के जरिए से आने वाली कोई भी चीज तुरंत टुकड़ों में बिखर जाएगी। तो ये सुनते हुए एल्डर भाई कह रहा होता है ऐसा कहा गया है कि एस्ट्रल पावर एक दिन खत्म हो जाएगा और इसके अलावा जैसा कि तुमने बताया है ट्रांसेंडेंट वॉइड ने एस्ट्रल पावर को रिफाइन करने की कुछ एबिलिटी को इवॉल्व की होगी और अगर ये सिर्फ ट्रांसेंडेंट वॉइड बाहर आता है तो भी इसे अभी भी संभाला जा सकता है। लेकिन मैं जिस चीज को लेकर चिंतित हूँ वो है अगर बाकी 4 किंग सील तोड़कर बाहर आ जाते हैं और ब्लू स्टार पर आ जाते हैं तो क्या होगा? तो सुनते हुए वो लोग कह रहे थे कि क्या, लेकिन एल्डर भाई एबिस का एंट्रेंस अभी भी 4 लेजेंडरी बीस्ट टीमर के जरिए गार्डेड किया गया है, आखिर वो इसे कैसे तोड़ सकते हैं? वो लोग चुप रहे, ये तो इम्पॉसिबल है। तो अभी सुपिंग कह रहा होता है एल्डर भाई क्या आप ये कह रहे हैं द लेजेंडरी बीस्ट टीमर्स पहले ही मारे जा चुके हैं और अब हम निगरानी में देख रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि ट्रांसेंडेंट वॉइड के जरिए बनाई गई उनके ही साथी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को 1xBet एप्लीकेशन के बारे में बता दूं। ये एक बैटिंग एप्लीकेशन है जो कि ऑफिशियल PSG और सीरिया ए का पार्टनर है, जहाँ पे तुम क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस के लाइव मैचेस देखते हुए उनके स्कोर की प्रेडिक्शन लगा के बैटिंग कर सकते हो और इस बैटिंग से आईफोन, लैपटॉप और ऐसे कई सारे कैश प्राइज जीतने का मौका पा सकते हो। और इस 1xBet का सबसे अच्छा फीचर यह है कि तुम इससे आराम से पेमेंट को फोन पे, पेटीएम या फिर तुम कुछ भी चलाते हो उसमें तुम आराम से विड्रॉ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई दिक्कत हो भी जाए तो इनका सपोर्ट सिस्टम है जो कि 24 घंटे एक्टिव रहती है। तो है ना ये कमाल का ऐप जिससे कि तुम घर बैठे आराम से कई सारे पैसे कमा सकते हो। जहाँ पे इसका लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ मेरा प्रोमो कोड 1PRINCE1 को यूज करने पर अपने फर्स्ट डिपॉजिट में बहुत ही अच्छा बोनस मिलेगा। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लो। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम आदमी को देखते हैं जिसके हाथों में उन्हीं मॉन्स्टर के टुकड़े होते हैं जिसे वो छेड़ रही होती है और इसी के साथ वो उनसे एक इंसान का फेस बनाती है और फिर हम देखते हैं कि उसके सामने जितने भी इंसान होते हैं वो सभी के सभी वही मॉन्स्टर बन जाते हैं। जहाँ पे आदमी कह रहा होता है एक पावरफुल विंग हमें जांच करने की अटेम्प्ट कर रहा है जिसने मेरे एंट्रेंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और लोकेशन लॉन्गजियांग बेस सिटी है। इसी के साथ वो उन सभी को वो एनर्जी क्रिस्टल दे देता है जहाँ पे वो उन लोगों से कह रही होती
होती है, जाओ मेरे बच्चे और इसका पता लगाओ। सीन चेंज होता है, हम एल्डर भाई और उनके साथी को देखते हैं, जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है, एल्डर भाई अगर आपका स्पेकुलेशन एकदम सही है तो आखिर हमें कैसे रिएक्शन देना चाहिए। ये सुनते हुए एल्डर भाई कह रहे होते हैं, सबसे पहले उन सारे के सारे बीस्ट टीमर्स को जल्दी से रिकॉल करो जो कि उसी क्रिस्टल की तलाश में वाइल्डनेस के अंदर गए हैं। अर्जेंटली उन्हें ढूंढो और उनकी आइडेंटिटी को हिरासत में लो और ये वेरीफाई करो कि वो लोग रियल है या फिर नहीं, और अगर वो कोई मिमिक्री बीइंग्स है तो उन्हें मार डालो, जिसमें एबिस को गार्ड करने वाले लेजेंडरी बीस्ट टीमर्स भी शामिल है। इसके अलावा एनर्जी क्रिस्टल के घोटाले को एक्सपोज करने के लिए अपने एफर्ट को भी इंक्रीज कर दो। हम हमारे और भी ज्यादा फाइटिंग फोर्स को लूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अभी स्ट्रिक्ट कदम उठाना पड़ेगा। और लास्टली पिनेकल टावर की ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांगो। हमें पावरफुल इंडिविजुअल की जरूरत है ताकि हम एबिस के करंट सिचुएशन को चेक कर पाए। अभी सुपिंग कह रहा होता है, क्या मुझे कुछ करने की जरूरत है? तो ये सुनते हुए एल्डर भाई कह रहे होते हैं, ट्रांसेंडेंट वॉइड स्काई टियर की पावर को पोजेस करता है, तो अगर ऑनेस्टली कहूँ तो उनके सामने हम चींटियों से डिफरेंट नहीं होंगे, वो हमसे काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। लॉजिकली कहूँ तो हमारे साथ लुका छिपी खेलने का कोई जरूरत नहीं है। खैर तुम इस इन्वेस्टिगेशन को चार्ज करोगे और इसके पीछे का वजह एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ये सुनते हुए सुमिंग कह रहा होता ठीक है, और इसी के साथ वो उस कॉल को काट देता है, जहाँ पे जोआना से कह रही होती है, ऐसा लगता है कि जैसे तुम किसी बड़ी सेलिब्रिटी का सामना करने वाले हो, तो बताओ कैसा रहेगा कि मैं इसे हैंडल करूँ। बस मुझे 40 पॉइंट चाहिए, चाहे वो 4 किंग हो या फिर 8 किंग हो, मैं उन सभी को एक स्ट्राइक में क्लीन कर दूंगी। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, सपने देखते रहो, हम इस पॉइंट पर नहीं है जहाँ पे सिर्फ तुम ही इसे हल कर सको, जहाँ मैं खुद ही एक रास्ता ढूंढ लूंगा। तो तुम्हें बस मुझे हमेशा की तरह हेवनली ट्रिबुलेशन के लीच पे और डिवाइन स्प्रिंग में भिगोने के लिए ले जाते रहना होगा। तो जोआना कह रही होती है, बहुत ठंड है लेकिन ठीक है, आप मालिक हैं, आप जैसा कहें वैसे ही करेंगे। इसी के साथ सुपिंग मजनून कह रहा होता है, जब मैं हॉलीलाइट बेस सिटी में रवाना हुआ था तब मैंने यूजिया के पुनियर टीम को सुलिंग्यू और जुकांग को संभालने के लिए दिया था, तो मैं हैरान हूँ कि आखिर वो लोग अब किस वाइल्डनेस में होंगे। अगर उन्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ा तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। इसी के साथ वो उन दोनों को बुलाता है, जहाँ पे जुकुआंग और सुलिंग्यू वहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ पे जुकुआंग कह रहा होता है, मास्टर क्या आप हमें ढूंढ रहे थे? जहाँ पे सुलिंग्यू कह रही होती है, बिग ब्रदर आके तुम वापस कब आए? ये सुनते हुए सुपिंग काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है, क्या तुम दोनों इतनी तेजी से यहाँ पे कैसे आ गए? क्या तुम दोनों वाइल्डनेस में नहीं थे? तो सुलिंग्यू कह रही होती है, हाँ, लेकिन हाल ही में वाइल्डनेस में कुछ अजीब चीजें हुई है, इसीलिए यूजिया के टीम लीडर ने हमें सिटी में रहने के लिए और बाहर ना निकलने के लिए कहा था। इसी के साथ वो दोनों अपनी जानकारी सुपिंग को दे देते हैं, जहाँ पे सुपिंग कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है, तो यूजिया की सावधानी ये एक बड़ी मदद थी। जुकुआंग कह रहा होता है, दरअसल आपके पेट बीस स्टोर ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। ट्रेनिंग के लिए डेली स्टोर पर आने से हमने भारी सुधार देखा है, इसलिए ओरिजिनली लॉन्गजियांग बेस में किसी को भी वाइल्डनेस में जाने के लिए मना कर दिया गया है। तो सुलिंग्यू कह रही होती है, बिग ब्रो तुम इस पीरियड के दौरान दूसरे सिटीज में स्टोर के एक्सपेंडिंग के बारे में क्या सोचते हो? मैंने पूछताछ की है और कई सारे नए व्यूअर सिटीज हमारे स्टोर के ट्रेनिंग इफेक्ट से काफी ज्यादा जलते हैं, तो उन्होंने हमें अपने सिटी में कम लागत पर ब्रांचेस ओपन करने के लिए कई सारे प्लेसेस पेशकश की है, जहाँ पे कुछ मेयर हमें ललचाने के लिए पे करने को भी तैयार है। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है, ये सच में हमारे स्टोर को ग्लोबल लेवल पर ले जाने का एक अच्छा मौका है। खैर जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो आखिर तुम बिजनेस की तरफ कैसे चले गए? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। तो ये सुनते हुए सुलिंग्यू शर्माते हुए कह रही होती है, जब आप दूर चले गए थे तो मैं इतनी भी ज्यादा ढीली नहीं थी, मेरे काम पर ध्यान दिया। तो ये सुनते हुए सुपिंग उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और कह रहा होता है, मुझे इस बात पर तुम पर काफी ज्यादा भरोसा है, एक्सपेंशन को काफी अच्छे से संभाल लोगे, तो जब प्लेस रेडी हो जाए तो प्लीज मुझे कॉल करना। लिटिल लेडी बॉस तो ये सुनते हुए उसे कह रही होती है, समझ चुकी हूँ, वैसे भी तुमने मेरे बाल खराब कर दिए हैं और इससे बदबू आ रही है। अभी अचानक हम देखते हैं कि सुपिंग को झोंगलिंगडोंग का कॉल आता है, जहाँ पे वो उसे कह रही होती है, टीचर आपको अपने मिशन पर किसी खतरे का सामना तो नहीं करना पड़ा? मैंने बहुत देर तक आपको ढूंढा लेकिन मैं आपको ढूंढ नहीं सकी। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हालांकि कुछ छोटी मोटी रुकावटें थी लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं अब दूसरे बेस सिटी में हूँ, वैसे तुम्हें कुछ कहना है क्या? तो ये सुनते हुए उसे कह रही होती है, क्या आपको ड्रैगन ब्लड वेन फोर्जिंग टेक्निक प्रोजेक्ट के बारे में याद है, जिसे मैंने रीएक्टिवेट किया था? ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, हाँ, ये ड्रैगन टाइप के पेट बीस्ट के पावर को बढ़ाने के लिए उनके ब्लड लाइन के बारे में है ना? तो वो कह रही होती है, बिल्कुल, लेकिन उस समय हमारे जरिए बनाई गई ट्रांसफॉर्मेटिव सीरम अनलिमिटेड थी और ये सिर्फ पर्पल ब्लड हेवनली ड्रैगन के ब्लड लाइन के लगभग 0.1% ही ट्रांसफॉर्म करने में काबिल था, लेकिन अब हमने ट्रांसफॉर्मेटिव सीरम को एक बड़े स्केल में प्रोड्यूसिंग की है, जिससे कि हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। ड्रैगन ब्लड वेन फोर्जिंग अब ड्रैगन टाइप के पेट बीस्ट के ब्लड लाइन को 50% से भी ज्यादा बदल सकता है, जहाँ कंजर्वेटिवली ट्रांसफॉर्म के दौर से गुजर रहे लेवल 9 और उससे नीचे के पेट बीस्ट की कॉम्बैट पावर 80% तक बढ़ सकती है। सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, ग्रेट,
मेरे पास 9 टियर का एक पेट बीस्ट है जिसकी कॉम्बैट पावर को बढ़ाने की जरूरत है। तो अभी तुम आखिर कहाँ पे हो? ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, मैं अभी आपके स्टोर पर ही हूँ। तो सुबिन कह रहा था कि क्या आखिर ये इस बार इतनी जल्दी कैसे हो गया है? तो वो उससे कह रही होती क्योंकि ये जीरो से शुरू नहीं हुआ है बल्कि कई बार रिसर्च करने के बाद हुआ है और आपके जरिए दी गई मटेरियल्स के साथ मैं बस अपने काम में आगे बढ़ रही थी और मैंने इस फ्लो को कंप्लीट कर लिया। क्योंकि सुनते हुए सुबिन कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये मटेरियल्स इतनी मदद करेगी। खैर मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी वहाँ पे आ रहा हूँ। और इसी के साथ वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, मुझे पहले अभी यहाँ से जाना है, तुम लोग घर का ख्याल रखना। तो ज़ूको कह रहा होता है, ठीक है मास्टर। और ये लड़की अभी आप किससे बात कर रहे थे? ड्रैगन रिफाइन ऐसा कुछ सुलिंग कह रही होती है। हालांकि मैं इसे पूरी तरीके से समझ नहीं पाई हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सुपिंग टेलीपोर्ट होते हुए उसके पास पहुँच जाता है। इसकी वजह से उसकी 10,000 एनर्जी पॉइंट कट जाती है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, मैं वापस आ चुका हूँ। तो जहाँ मुझसे कह रही होती, वाह आप तो काफी जल्दी आ गए हैं। तो भी उससे कह रहा होता है, तो अगली टेक्निक कौन सी है जिसे तुम फिर से रिस्टार्ट करने का प्लान बना रहे हो? मैं मटेरियल्स कलेक्ट करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये सुनते हुए जॉन कह रही होती है, मैंने टेक्नोलॉजी रिस्टार्ट करने के लिए ठीक से डिसाइड नहीं किया है। जहाँ मेरी एक डायरेक्शन में पर्पल ब्लड हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन की रिसर्च जारी है। अल्टीमेटली विलुप्त एशियन ड्रैगन नस्ल पर्पल ब्लड हेवनली ड्रैगन को दुनिया में फिर से अपीयर होने की इजाजत मिल चुकी है। जहाँ पे दूसरी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट को रिसर्चिंग किया जा रहा है और इवेंचुअली बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट अनलॉक हो चुकी है। जिसका मतलब एक बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाले बीस्ट अपनी ताकत में कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और अपने कॉन्ट्रैक्ट होल्डर के साथ इसे शेयर कर पाएंगे। और इसी तरह जब कॉन्ट्रैक्ट होल्डर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा तो इसका कुछ हिस्सा वो अपने पेट बीस्ट के साथ भी शेयर कर पाएगा। सुनते हुए सुपिंग काफी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे मनोन कह रहा होता है, शेयरिंग इन्वेस्टमेंट मेरा ग्रेट यान सेलेस्टियल ड्रैगन हाउंड को ड्रैगन किंग से विरासत के दौरान 3 सील्स के साथ सील कर दिया गया है। जहाँ हर एक अनलॉक पर सिग्निफिकेंटली अपने कॉम्बैट पावर और लेवल को इंक्रीज कर पाएगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट के फीडबैक इफेक्ट से क्या ये इंस्टेंट बूस्ट होगा? इसी के साथ उससे कह रहा होता है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, अपने सारे के सारे अगले रिसर्च को छोड़ो और इस बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान दो। तुम्हें इस पे रिसर्च करना है। हमें एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक आदमी कह रहा होता है, मैं डीपली आपसे माफी मांगता हूँ लेजेंडरी गार्डियंस ऑफ द एबिस, ये सब करने के लिए मुझे खेद है। और इसी के साथ वो गैजेट बाहर निकालता है जहाँ पे वो कह रहा होता है, ये कफ टेम्परेरी के लिए आपके एस्ट्रल पावर को ब्लॉक कर देगा लेकिन इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और हम इन्हें जल्द ही आपकी बॉडी से हटा देंगे। तो लेजेंडरी सीनियर मैं फिर से आपसे माफी मांगता हूँ। तो ये सुनते ही वो जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो गार्ड्स कह रहे होते हैं, चेक के साथ आने के लिए थैंक यू, हम सभी आपके आभारी है। वो लोग ये कह ही रहे होते कि तभी अचानक से उनकी बॉडी से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि उनकी पूरी की पूरी पावर को सोखने लगता है और उन्हें मारने लगता है। इसी के साथ हम वहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि दूर से ये सब देख रहे होते हैं। वहीं पर ही वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो उन सारे के सारे गार्ड्स को मारने लगते हैं। जहाँ पे वो गार्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जल्दी से कोई हेडक्वार्टर को कॉल करो, हमें मदद की जरूरत है, काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी वो सभी देखते हैं कि उसकी जो एनर्जी होती है वो सोख ली जा रही होती है। इसी के साथ उससे एक एनर्जी स्टोन बाहर निकल रहा होता है। क्योंकि देखते हैं वो जो लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं, तो ये वही चीज है जिसके बारे में द बीस्ट इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन बात कर रही थी, मॉन्स्टर्स। दूसरी तरफ वो जो गार्ड होता है वो सिग्नल भेजते हुए कह रहा होता है, जल्दी से यहाँ से भागो। वो ये कह रहा होता है कि तभी उसकी पूरी की पूरी बॉडी सिकुड़ जाती है जहाँ पे उसकी बॉडी से एक स्टोन बाहर निकलता है और ये वही एनर्जी स्टोन है जो कि उन लोगों के सामने गिरता है। ये देखते उनमें से एक आदमी कह रहा होता है, ग्रेट, लेकिन हमें इस चीज को खाना नहीं चाहिए। जो कि सुनते उसका साथी कह रहा होता है, ये तो वही एनर्जी क्रिस्टल लगता है जिसके बारे में बीस्ट इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन बात कर रहे थे। उसका साथी कह रहा होता है, रहने दो, इसे फेंको, हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसका साथी आगे बढ़ता है और इस चीज को पकड़ लेता है। उसका साथी कह रहा होता है, हाउ, जल्दी से चलो, वो मॉन्स्टर हमारी ओर आ रहे हैं, हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। अभी उसका जो साथी होता है वो उस चीज को खा लेता है। ये देखते उसका साथी से खींचने लगता है और कह रहा होता है कि आप तुम अपने घिनौने दिमाग से बाहर हो चुके हो, ये हमारे जैसे ही बीइंग से बना है, तुम्हें इसे नहीं खाना चाहिए, क्या तुम पागल हो चुके हो? ये कहते ही वो उसे खींच रहा होता है। जो कि देखते हुए उसका साथी मतलब हाउ काफी जोर से उसे हिट करता है और कह रहा होता है, अपना ये रोना धोना बंद करो, ऐसा नहीं है कि एक पोइनियर के रूप में ये तुम्हारा पहला दिन है, क्या हुआ, ये जिंदा लोगों से बना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी के साथ उसकी पावर बढ़ रही होती है। चापी वो कह रहा होता है, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा पावर बह रही है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये मेरी पावर है। क्या इस दुनिया में ऐसे मेथड का यूज किया जा सकता है? सच में ये कमाल का है। इसी के साथ अपने साथी को देखता है जो कि मर चुका होता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा था, क्या अब ये क्या हो गया? तभी वहाँ पे वही मॉन्स्टर आता है जो कि दूसरे आदमी से उसे एनर्जी क्रिस्टल को बाहर निकालता है और कह रहा होता है, बिल्कुल तुम्हारी मैथोलॉजी में कहा गया है
कि बुद्धा ने एक बार टाइगर को खाना खिलाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था, तो क्या तुम्हें भी वही नहीं करना चाहिए? ये देखती हो हाउ कह रहा होता है मॉन्स्टर्स, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। क्या तुम मुझे खाने वाले हो? तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसके साथी के क्रिस्टल को बाहर निकालते हुए हाउ के हाथों में दे देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेवकूफ, अगर तुम ये गेम सही तरीके से खेलते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड मिल सकता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें कुछ ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कि ठंडी स्नो माउंटेन के ऊपर हेलीकॉप्टर में उड़ रहे होते हैं, जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है माउंटेन के बेस पर रुको, और इसी के साथ वो लोग एक जगह में रुकते हैं जहाँ पे वो ऑफिसर्स नीचे उतरते हैं, जिसमें से एक ऑफिसर कह रहा होता है बेस, क्या ये समिट का पिनेकल टावर नहीं है? उसका साथी कह रहा होता है हम यहाँ पे हाइकिंग करने वाले हैं। उसका साथी कहता है कि क्या इस बर्फीले तूफान में? तो दूसरा ऑफिसर कह रहा होता है ये टावर की पॉलिसी है, जो लोग ऑडियंस की तलाश में हैं उन्हें पैदल ही पहाड़ पर चढ़ना होगा। खैर क्या वो लोग नहीं जानते हैं कि हम 20 इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन से हैं। इसी के साथ वो अपने सामने किसी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं जो कि उन्हें रोक रहे होते हैं। ये देखते हुए उनमें से एक ऑफिसर कह रहा होता है ये कोई ऐसी चीज है जो कि हमें रोक रही है। उसका साथी कह रहा होता है क्या ये एक माउंटेन सीलिंग बैरियर है? और इसी के साथ वो नीचे घुटनों में बैठ जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है लेजेंडरी ड्रंकन इमोर्टल सेज, हम यहाँ पे एल्डर बाई के ऑर्डर पर मदद मांगने के लिए आए हैं, तो प्लीज हमें टावर के मास्टर से मिलने दीजिए। द ट्रांसेंडेंट वॉइड हैवेज को तोड़कर वहाँ से फ्री होकर ब्लू स्टार तक पहुँच चुका है, तो प्लीज लेजेंडरी ड्रंकन सेज हमारी मदद कीजिए। और ये कहते ही वो घुटनों में लेट जाता है और अपने सर को झुका लेता है। इसी के साथ हम वहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो कि एक जगह लेटे लेटे उन्हें देख रहा होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें 20 इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं एल्डर भाई आपने जो 3 ऑर्डर को बताया था हम उसे कैरी नहीं कर पाए हैं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, एक नई इविल ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है जो कि ह्यूमंस को हंट कर रही है, वो भी अपने पावर को बढ़ाने के लिए। जहाँ तक हमें जो दिख रहा है ये ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड के डेवलप फोर्सेस हैं जो कि अपने पावर्स को डेवलप कर रहे हैं और अपग्रेड होते जा रहे हैं। इसी के साथ सेवरल वेस्ट सिटी के क्लास स्ट्रक्चर्स वहाँ फेरबदल शुरू हो चुका है। अलग अलग मेन फैमिली और क्लैंस में जो भी हाई पोजीशन पर थे वो सभी डिवाइडेड होते जा रहे हैं। इसी के साथ ये जो सिचुएशन है ये केओस में बदल रही है। हमने बहुत सारे बेस सिटीज से कांटेक्ट खो दिया है, आखिर अब हम क्या करें? तो ये सुनते हुए एल्डर भाई कह रहा होता है अच्छा क्या तुम्हारे पास सुप्रीम के जरिए लीड की गई कोई इन्वेस्टिगेशन है? मैंने कई दिनों से नहीं सुना है, आखिर वो हाल में क्या कर रहा है? तो उनमें से एक ऑफिसर कह रहा होता है हाँ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। इसी के साथ वो एल्डर भाई को रिपोर्ट करते हुए कह रहा होता है लेजेंडरी सुप्रीम हाल ही में कई सारे बेस सिटी के बीच घूम रहा है, जो कि सुनते हुए एल्डर भाई कह रहा होता है क्या वो इन्वेस्टिगेशन के लिए इधर उधर भाग रहा है? आखिर इसका क्या मतलब है? खैर वैसे भी हम लोग ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड से निपटने वाले हैं जो कि अपनी चालाकी और धोखे के लिए जाना जाता है, और हम ये भी नहीं जानते कितने सालों के बाद इसका असली रूप क्या होगा। जहाँ तक मुझे पता है कि इसका रियल अपीयरेंस बहुत चेंज हो चुका होगा और इसकी जांच करना आसमान छूने जैसा है, लेकिन शायद मुझे इस पर जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और मुझे कुछ समय और रुकना चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए वो ऑफिसर कह रहा होता है एल्डर भाई सुप्रीम की मूवमेंट को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा बल्कि वो अपने शॉप की मटेरियल्स को पूरा कर रहा है। ये सुनते हुए एल्डर भाई काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो ऑफिसर कह रहा होता है लेजेंडरी सुप्रीम हाल ही में कई सारे बेस सिटी में बहुत सारे ब्रांचेस ओपन कर रहा है। तो एल्डर भाई कह रहा था क्या ब्रांचेस, इसका क्या मतलब है? इस टाइम में आखिर वो ये क्यों कर रहा है? दूसरी ओर हमें बोबाइन बे बेस सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक नया लिल रास्कल पेट स्टोर ओपन होता है और इसी के साथ हम वहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो कि एक मटेरियल लेते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। कह रहा होता है आखिरकार मुझे मिल चुका है, जिसे देखते हुए वहाँ पे दूसरा आदमी कह रहा होता है धिक्कार है ये हेड्स का लोटल ये लास्ट पेट की फीट थी। और एक आदमी कह रहा होता है धिक्कार है मैं फिर से लेट हो चुका हूँ, यहाँ तक कि यहाँ पे इस स्पेशल फीट को पाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अभी और एक आदमी कह रहा होता है मैं इसकी तिगुनी कीमत चुकाऊंगा, प्लीज मुझे इसे सौंप दो। तो और एक आदमी कह रहा होता है सपना देखते रहो दोस्त, ये जेम्स बहुत ही रेयर तरीके से ढूंढे जाते हैं और मैंने इसके लिए पूरे एक दिन खड़े होकर इंतजार किया है, तो तुम तो रहने दो। तो और एक आदमी कह रहा होता है मैं इसका 10 गुना पे करूंगा। तो और एक आदमी कह रहा होता है नहीं मैं 5 गुना। और ये कहते सभी लोग हल्ला मचा रहे होते हैं, जो कि देखते हुए सुप्रीम कह रहा होता है हाँ मुझे माफ कर दो प्लीज सभी लोग, शायद से दूर हट जाओ। और ये कहते ही वो उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तो उसे देखते हुए वहाँ के जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं हे आखिर तुम कौन हो? तो सुप्रीम आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है अब दुकानदार का सामान भरने का टाइम आ चुका है। और इसी के साथ वो कई सारे मटेरियल्स को बाहर निकालता है और अपने शॉप में भरने लगता है, जो कि देखते हुए वो जो आदमी होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है वाओ यार तुम तो कुछ और ही हो। अभी वो देखता है कि सुप्रीम वहाँ से गायब है, जो कि देखिए वो कह रहा होता है तुमने तो पलक झपकते ही अलमारियां भर दी, लेकिन आगे तुम कहाँ पे चले गए हो?
इसी के साथ हम देखते हैं कि सुपिंग टेलीपोर्ट होते हुए रोडेंट लेक बेस सिटी में चले आता है, जिसकी वजह से उसकी 10,000 एनर्जी पॉइंट कट जाती है और इसी के साथ वो उस स्टोर में आते हुए अपना सामान भर देता है। जहाँ पे कह रहा था प्लीज माफ करना कि मैं लेट से सामान लेके आ रहा हूँ, तो उसे देखते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते बॉस सुपिंग आप फिर से यहाँ पे आ गए हैं, मैं आज आपको पहले ही 3 बार देख चुका हूँ। तो सुपिंग कह रहा था 3 बार ये तो कुछ नहीं है, तुम्हारा पड़ोसी हार्स क्रीक बेस सिटी वो आज 7 बार पागल हो चुका है। और ये कहते हुए सामान भर रहा होता है, तभी अचानक उसे सोलिंगू की कॉल आती है। यहाँ पे सुपिंग उसे पिक करते हुए कह रहा होता है हे आखिर क्या चल रहा है, मैं अभी सामान भरने में काफी ज्यादा बिजी हूँ। तो ये सुनते हुए सोलिंगू कह रही होती है सरपेंट रिच, बोर्स रिवर, हाउंड चीक, रैम्स पॉन्ड और मंकी मिर्च, इन सारे के सारे जगह में स्टाफ मेंबर की काफी ज्यादा कमी है। बड़े भाई क्या हमें लोकली लोगों को हायर नहीं करना चाहिए? तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता नहीं, अपने ही साथियों के साथ बने रहो। सोलिंगू कहती है क्या अपने साथी? तो सुपिंग कह रहा होता है हाँ, लॉन्गजियांग बे सिटी में मेन स्टोर के अलावा दर्जनों ब्रांचेस क्वीन, झो, तांग, म्यू, लियू और ये फैमिली के लोगों के जरिए चलाई जा रही है और हमने समय के साथ वर्कर्स का एक अच्छा खासा ग्रुप तैयार कर लिया है। जब मैं स्टोर में मटेरियल्स भरने के लिए मैनेज कर रहा हूँ, तो इसलिए तुम डायरेक्टली दूसरे सिटीज के वर्कर्स को ऑर्डर दे सकते हो और उन्हें ट्रांसफर कर सकते हो। वैसे भी वैकेंसीज 6 फैमिली के जरिए भर चुकी है, जहाँ हमने लॉन्गजियांग को अपने ट्रेनिंग ग्राउंड स्टाफ के रूप में बदल लिया है। तो सोलिंगू कह रही होती है अच्छा मैं समझ चुकी हूँ। तभी सुपिंग कह रहा था रुको रुको मुझे कॉल आई है, मुझे उसे उठाने दो। जैसे उसे कॉल को पिक करता है वैसे ही सब लोग कह रहे होते हैं लेजेंडरी सुपिंग आप क्या कर रहे हैं, प्लीज हमारी बात सुनिए। जो कि देखते सुपिंग काफी साधारण होता है। जहाँ पे सुपिंग कह रहा था क्या मैं तो बस ट्रांससेंडेंट वॉइड का मुकाबला करने के लिए तरीके ढूंढ रहा था। तो वो लोग कह रहे थे बकवास करना बंद करो, आप तो बस स्टोर ओपन कर रहे हैं। तो सुपिंग कह रहा था क्या तुम लोगों के साथ क्या गलत है? अभी वहाँ पे एक ऑफिसर कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट है। तो लेजेंडरी सुपिंग प्लीज इस डाटा को देखो, 4 मेजर कॉन्टिनेंट में और 200 से ज्यादा बेस सिटीज में आधे से ज्यादा लोग ट्रांससेंडेंस वॉइड के इन्फ्लुएंस में पड़ गए हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा तबाही हो रही है और केओस डिसेंडिंग हो रहा है। जहाँ पे केओटिक बेस सिटीज में 100 से भी ज्यादा बेस टेमर्स डेली कैप्चर किए जा रहे हैं और जिंदा खाए जा रहे हैं, सभी को मारा जा रहा है। और सबसे डरावना पार्ट ये है कि ये जो हंटिंग ट्रेजेडी है ये बस हाई टियर के बेस टेमर्स को कैप्चर करना है, जहाँ पे उनकी ट्रेजेडी उनसे जुड़ो या फिर मारे जाओ। मजबूत बनने के लिए दूसरे को निकल लो। और कुछ दिनों के अंदर ट्रांससेंडेंस वॉइड का प्लेग पूरी दुनिया भर के आधे बेस सिटीज में फैल चुका है। तो सर आपको क्या लगता है क्या अब स्टोर ओपन करना और पैसे कमाना सही समय है? तो सुपिंग कह रहा होता है तो मुझे बताओ आखिर चर्न रेट कैसी है? सुनते हुए वो ऑफिसर काफी ज्यादा हैरान उतार कहते थे क्या चर्न रेट? अब इसकी बातें सुनते हुए एल्डर भाई कह रहे होते जल्दी से हर एक बेस सिटी में पोइनियर्स की कुल नंबर्स को मिसिंग पोइनियर और मरे हुए पोइनियर के साथ कंपेयर करो। तो सुनते हुए वो ऑफिसर कह रहा होता है हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ। और इसी के साथ वो डाटा चेक करने लगता है और कह रहा होता है एल्डर भाई आपको वापस रिपोर्ट करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 13 बेस सिटी में चर्न रेट काफी ज्यादा लो है, उनमें से 12 सब कॉन्टिनेंट में। वो कुछ कहने वाला होता है कि तभी एल्डर भाई कह रहे होते हैं और उनमें से एक हमारा है ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन सभी बेस सिटीज में एक ही बात नॉर्मल है, सुपिंग की पेट बेस की दुकानें इनमें से हर एक जगह पे है। तो वो ऑफिसर कह रहा होता है हाँ आप बिल्कुल सही हो सर, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है, ये सारे के सारे पेट बीस्ट एकदम हेवन की तरह है। लेकिन लेजेंडरी सुपिंग आप इनमें से लगभग 100 दुकानों को इतनी अच्छी तरीके से रन कैसे कर पा रहे हो? दूसरी तरफ हम सोलिंगू को देखते हैं जो कि अंगड़ाई लेते हुए कह रही होती है ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, मैं लिल रास्कल स्टोर की मैनेजर हूँ। और इसी के साथ सुपिंग उसे भी वीडियो कॉल पे लेता है, जहाँ पे ये देखिए वो ऑफिसर कह रहा था क्या मैनेजर को आप हमारे चैट में कैसे आए? तो सुपिंग कह रहा था जब तुम उसके बारे में बात कर रहे थे तभी मैं उसे यहाँ पे अंदर लेके आया। तभी सोलिंगू कह रही होती है मैं सोलिंगू हूँ, तुम सभी से मिलकर काफी अच्छा लगा। और हाँ ये हेवन आइडिया आखिर इसका मतलब क्या है? दूसरी तरफ उसे देखते हुए सभी लोग कह रहे थे क्या इतनी सारी दुकानें क्या ये छोटी लड़की चलाती है? और एक आदमी कह रहा था सोलिंगू मैंने सुना है कि लेजेंडरी सुपिंग की एक बहन थी, क्या ये वही है? तो वही पहला वाला ऑफिसर कह रहा होता है हम यहाँ पे एक प्रोडिजी के बारे में बात कर रहे हैं, एक यंग मैन जो कि ऑलरेडी एक लेजेंडरी टियर पे है, तो उसकी बहन वो कमजोर नहीं होनी चाहिए है ना? तभी सुपिंग कह रहा था तुमने बताया कि आधे से ज्यादा बेस सिटीज केओस में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई ट्रांससेंडेंस वॉइड के बीच में गिर चुका है ना? तो क्या हमें सबसे पहले मेजर बेस सिटीज से ट्रांससेंडेंस वॉइड के खिलाफ लोगों को बचा सकते हैं, जहाँ पे हम उन्हें मेरे स्टोर के जरिए बनाए गए शेल्टर पर रहने दे सकते हैं।
और तब जो लोग ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड की ओर जा रहे हैं लेकिन बिना किसी पावर बूस्टिंग के, उन लोगों के पास बस दो ही चॉइस है, या तो एक वीक एलाइज में बदल लो और दूसरों के जरिए निकले जाओ, या फिर निकले जाने से पहले ही हमारे सामने सरेंडर कर दो। यहाँ पे कोई भी चॉइस उनके रैंक को कम कर देता है और फिर हम धीरे धीरे बेस सिटीज को फिर से रीटेक कर सकते हैं। ये सुनते हुए एल्डर भाई कह रहा होता है एक्सीलेंट आइडिया, लेकिन इस लेवल पर ये स्ट्रेच ये काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैंने बहुत सारे पावरफुल लोगों को खो दिया है और इसके ऊपर जो हमारे एनिमी है उन्हें ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड के जरिए सपोर्ट मिल रहा है, जबकि हमें पिनाकल टावर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो अगर ट्रांसेंडेंस वर्ल्ड की पावर सीधे इन 13 हेवन पर अटैक कर देती है तो शायद ये काफी ज्यादा बुरा होगा और उनसे निपटना ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सुपिंग कह रहा होता है पिनाकल टावर, मुझे लगता है कि आपने पहले उनका मेंशन किया था, आखिर वो क्या है? क्या वो ट्रांसेंडेंस वर्ल्ड के सामने खड़े हो सकते हैं? सुनते हुए एल्डर भाई कह रहा होता है पिनाकल टावर 1 दर्जन लेजेंडरी बीस्ट टीमर से बना हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन ब्लू स्टार, और सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कि उनके बारे में जानते हैं, और अगर वो इसमें कार्रवाई करते हैं तो हम डेफिनेटली ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड को हरा पाएंगे और हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ताकत होगी। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है 1 दर्जन लेजेंडरी बीस्ट टीमर, क्या ब्लू स्टार कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2 या 3 ही लेजेंडरी बीस्ट टीमर नहीं है? आखिर इतने सारे बीस्ट टीमर्स कहाँ से आए? तभी सुलिंगो कह रही होती है हाँ मैंने उनके बारे में सुना है, और दादाजी आपने ये क्यों कहा कि वो हमारा मदद नहीं करेंगे? तो ये सुनते हुए एल्डर भाई कह रहा होता है हाँ हर एक मेजर कॉन्टिनेंट में 2 या फिर 3 लेजेंडरी टियर के इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन ये इनएक्यूरेट है। इससे भी ज्यादा हर एक कॉन्टिनेंट में 2 से 3 लेजेंडरी टियर के इंडिविजुअल्स होते हैं जो ब्लू स्टार पर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल्टी की प्रतिज्ञा करते हैं। वो आमतौर पर पीस टाइम के दौरान टॉप टियर के रिसोर्स और अनमैच्ड ऑनर ऑफ द एंटायर ब्लू स्टार की मजे लेते हैं, लेकिन जब वॉर का टाइम आएगा तो ये बिना किसी शर्त हमारी ऑर्डर का पालन करेंगे और बैटल के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है तो आप ये कह रहे हैं कि पिनाकल टावर में मौजूद वो पुराने कीजर्स ना तो किसी की साइड लेते हैं और ना ही किसी की जिम्मेदारी निभाते हैं और बस वो अपने हिसाब में चलते हैं। तो एल्डर भाई कह रहे होते हैं हाँ ये कुछ ऐसा ही है। ये सब सुनते हुए सुलिंगो कह रही होती आखिर ये कैसे फेयर है? क्या वो सिर्फ हमें मिटते हुए देखना चाहते हैं? ये क्या बकवास है? तो एल्डर भाई कह रहे होते हैं मैं बस एक बूढ़ा आदमी हूँ जो कि लगभग 300 साल से जिंदा है, लेकिन उन लेजेंड की नजर में जो कि मिलियन साल तक जिंदा रह सकते हैं, मैं तो उनकी नजर में बहुत ही ज्यादा छोटा हूँ। और आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है? तभी अचानक सायरन बजने लगती है। ये देखते वहाँ पे ऑफिसर कह रहा होता है कई सारे बीस्ट किंग का पता लगाया गया है जहाँ पे हाई लेवल के क्रूअल बीस्ट एक आर्मी में इकट्ठा हो रहे हैं। तो एल्डर भाई ऐसा लगता है कि ये एक बीस्ट टाइड होने वाला है। तो ये सुनते हुए एल्डर भाई कह रहे होते हैं तो मुझे लोकेशन बताओ। ये सुनते हुए वो आदमी कह रहा होता है ये सब कॉन्टिनेंट लॉन्गजियांग बेस सिटी के पास है। ये सुनते हुए सुपिंग और सुलिंगयू काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो ऑफिसर कह रहा होता लॉन्गजियांग बेस सिटी को एक बीस्ट टाइड का सामना करना पड़ सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ लॉन्गजियांग बेस सिटी को एक बीस्ट टाइड का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे या फिर कहूँ लाखों की तादाद में मॉन्स्टर्स होते हैं, और यहाँ तक कि ये सिर्फ छोटे मोटे मॉन्स्टर नहीं बल्कि बीस्ट किंग टाइप के मॉन्स्टर्स। और अब वॉर होने वाली है गाइस, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगले 2 चैप्टर के अंदर ही बहुत ही बड़ी वॉर होने वाली है। तो बस और 2 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा और फिर हमारे सामने एक बड़ी फाइट आने वाली है। तब तक के लिए हमारे और भी वीडियोस को देखते रहिए, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस मिस ना करें। तो अब चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।